तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए। और आज है वायदा कारोबार में हफ्ते की एक्सपायरी का दिन। ग्लोबल मार्केट्स बेहद मजबूत, भारतीय बाजार चुस्त दुरुस्त। अगले 1.5 घंटे में मजबूती और बनेगी, दिन के हाईएस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, शॉर्ट कवरिंग होगी या फिर एक्सपायरी के दिन दिखेगा उतार चढ़ाव और आएगी तेज मुनाफा वसूली। क्या होगा, किन लेवल्स पर होगी एक्सपायरी, कैसे करें तैयारी आप अगली एक्सपायरी की और कल की, ये रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। शानदार तेजी में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए और एक्सपायरी किन लेवल्स के आसपास हो सकती है, जानेंगे अनिल जी के साथ। अनिल जी, सबसे पहले बताइए, आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या है? देखिए दीप, बड़ी बातों में सिंपल यही कि आपको 9 महीने की ऊंचाइयों पर दिखेंगे बाजार। निफ्टी 12,100 के पार निकला है, मार्च के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। और बैंक निफ्टी भी 500 अंकों के दमदार उछाल के बाद 26,300 के लेवल के आसपास है। और ये लेवल आपको दिखेंगे लंबे समय बाद। 23 मार्च के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। मेटल बैंक्स दोनों ही बेहद मजबूत है, 2.5% ऊपर है ये दोनों इंडेक्स। और डॉलर के मुकाबले रुपए में आज अच्छी मजबूती आई, 40 पैसे की रिकवरी होती हुई दिखी और रुपया एकदम रिवर्स होता हुआ देखा, ये भी एक अच्छा संकेत है। यूरोप के बाजार आधा से 1% मजबूत है और डाउ फ्यूचर 300 अंकों की दमदार तेजी के साथ ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे इस वक्त। और ये तमाम वो ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर बाजारों में आज एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। जी दीप। अनिल जी, अभी तक अमेरिका का इलेक्शन आया नहीं है सर, और अगर अनसर्टेनिटी की वजह से बाजार में इतनी तेजी आ जाती है तो फिर सर्टेनिटी हमें क्यों चाहिए? रोज ही ऐसा हो जाना चाहिए सर, कुछ ना कुछ हैंगओवर है मार्केट्स का और ऐसी तेजी आती रहे। 12,100 पर निफ्टी सर। सीरियसली अनसर्टेनिटी में इतनी तेजी तो होते हुए देखी नहीं कि रिजल्ट ना आए और कांटे की टक्कर हो। लेकिन ऐसा लग रहा है दीप, कहीं ना कहीं बाजार ने मन बना लिया और मान भी लिया कि शायद बाइडेन साहब ही जीतेंगे। लेकिन मजे की बात है कि अभी तक नतीजे आए नहीं हैं, लेकिन उसके पहले ही मार्केट ने 2 चीज़ों पर अपना डिसीजन दिया कि चलिए ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, बाइडेन साहब जीत भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये कि बाइडेन साहब जीतेंगे तो अभी सेनेट में उनकी मेजोरिटी नहीं होगी, तो कोई ऐसे थोड़ी मनमानी कर पाएंगे, ऐसे थोड़ी कि कुछ भी कर देंगे। और तीसरी चीज़ जो आमतौर पर लोग मानते हैं, वो हर देश की जनता मानती, चाहे वो हमारी हो या अमेरिका की हो, कि भाई देखिए कुर्सी पर बैठने के बाद आदमी बदलता ज़रूर है, या कम से कम ये है कि जो कहता है उतना पूरा का पूरा नहीं करता, उसे डाइल्यूट तो कर ही देता है। तो ये 3 चीज़ें ऐसी है जो अमेरिकी बाजारों में उम्मीद के विपरीत तेजी भरती हुई दिख रही है। और आप देखिए अभी भी ग्लोबल मार्केट्स में तेजी का जो माहौल है वो आपको नज़र आएगा। और जो कुछ डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं वो भी इसी तरफ इशारा करते हुए दिख रहे हैं। तो ये बड़ी तेजी वाला मामला बनता हुआ दिख रहा है। तो बेहतरीन खरीदारी, अच्छी तेजी इस वक्त आपको होती हुई दिखेगी। आइए बढ़ते हैं आगे, और बसिन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे थोड़ी देर में और उनसे हम लेंगे उनकी बेहतरीन पिक्स। इनफैक्ट बसिन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में आ चुके हैं शामिल, तो आइए बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। स्वागत है बसिन साहब आपका। बाजार तो बेहद मजबूती के साथ टिके हुए हैं, एक्सपायरी को लेकर क्या अंदाजा है? क्या आपको लगता है कि मजबूत एक्सपायरी रहेगी दिन के हाई पॉइंट पर, या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? और साथ ही आपके अपडेट्स भी दें सर। तो अनिल जी देखिए, आपको जब मैंने 11,500, 600 और 24,000 पे कहा था, अब यहाँ इस भाव पे और तेजी एक्सपेक्ट करना, आई वुड बी लिटिल हेजिटेंट, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ द न्यूज हैज प्लेड आउट और न्यूज की अनसर्टेनिटी में ही बाजार चलता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ऑल्सो शुड बी द कोर्स ऑफ द डे। इस कारण से जो अब मैं कॉल दूंगा वो ज्यादातर हेज करके होगी, क्योंकि यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट नहीं लूज करते। और आपको पता है मैं यहाँ बहुत फर्म हूँ कि जो कमाया वो तो घर ले जाओ। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अपना कॉशन भी रखना चाहिए, बिकॉज मार्केट्स बेतिहास ऐसे चलेंगी तो दे विल बी अबाउट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, और वॉलेटिलिटी आपको हर्ट करेंगे अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, पर्टिकुलरली अगर आप ट्रेडर हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो मेरे हिसाब से इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट और बैंक्स आपको लीड ही कर रहे हैं। But about of profit booking today or later afternoon or tomorrow could be very much on the cards. इस कारण से अनिल जी प्रोटेक्टिंग योर प्रॉफिट्स इज वेरी नेसेसरी। अपडेट ये अनिल जी, आपको बीपीसीएल कल बहुत जोर से कहा था, वो 370 हो गया। भारत फोर्ज आपको कहा था वहां बने रहिए, दैट इज माय टॉप दिवाली पिक, वो आपको आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन 64 वाला आज 75 बिक गया।
गेल आपको 84 रुपए का था, 87.5 बिक गया। IDFC फर्स्ट 31 रुपए 25 पैसे बिक गया, वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और NMDC स्टार पिक था सुबह 87 वाला, 90 रुपए 8 आने बिक गया। सन टीवी एक और मेरा बहुत बड़ा पिक था सर, वो आज 450 हो गया, जो 412-13 में घूम रहा था। तो इन सब में आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं। अब आप कहें तो 2 कॉल है, एक बाय है, एक सेल है सर। सर प्लीज बताएं। तो बाय में पहले सर L&T फाइनेंस, मैंने पहले भी कहा था 64 रुपए पे, अब 66-25 में लीजिए। अब 64 का स्टॉप लॉस होएगा और 73.5 से 75 का टारगेट। तो L&T फाइनेंस टॉप बाय है। और सेल में मुझे टेक्नोलॉजी वीक लगती है, और यहाँ जो भी राइज आएगा वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि देयर इज अ बैलेंसिंग ऑफ बुक्स। टेक महिंद्रा सबसे वीक दिख रहा है, 838 से 42 में बेचिए, 863 का स्टॉप लॉस है, 780 का टारगेट। ओके, तो ये 2 आपके लिए खरीदारी और बिकवाली के सौदे। पहले तो ये कि जो आपके तेजी के सौदे उनमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते चलिए, या स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर हैं, आप प्रॉफिट बुक करें। ये भसीन साहब की राय एकदम क्लियर कट है। एक तरफा तेजी हुई है और भसीन साहब ने तेजी के एकदम लोएस्ट लेवल पर आपको बोला भी कि खरीदारी कीजिए। अब हाईएस्ट लेवल पर कह भी रहे हैं कि थोड़ी प्रॉफिट बुक कीजिए। L&T फाइनेंस अभी भी खरीद सकते हैं आप, 66 रुपये 25 पैसे के आसपास, 64 रुपये 64 का स्टॉप लॉस, 73.50 73 हाफ, 75 रुपये 75 रुपये, ये आपके लिए ऊपर की तरफ के मौके। टेक महिंद्रा यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हैं, 838 से 842 की रेंज में आप बेचिए। 863 863 का आपका होगा स्टॉप लॉस, 780 का टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए। और 2:50 पर आपके लिए आपसे होगी फिर मुलाकात, तब आपसे लेंगे आपकी BTST पिक्स भी। आइए तब तक एक बिगुल सुमित जी के लिए। सुमित जी तैयार है अपने सुपर हिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बैंक निफ्टी मजबूत है, बैंक निफ्टी डे हाई के आसपास ही टिका हुआ है, और यहां से बैंक निफ्टी में और बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलना चाहिए। तो जो बाय साइड का स्टॉक जो रडार पे आया है वो है बंधन बैंक। 320 के आसपास बंधन बैंक अभी ट्रेड हो रहा है। बंधन बैंक में यहां से ऊपर का मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए और एक अच्छी रैली देखने को मिलनी चाहिए। इसके लिए बंधन बैंक में 320 वाला कॉल 14 रुपए 50 पैसे 14 रुपए 70 पैसे पे अभी ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। जैसे बैंक निफ्टी यहाँ से मोमेंटम और पकड़ेगा तो बैंक निफ्टी भागता हुआ देखने को मिलेगा, और ऊपर में 335 रुपए से लेकर 345 रुपए तक के लेवल हमको बंधन बैंक के अंदर आने वाले दिनों में हो सकता है 1 से 2 दिनों में देखने को मिले। इसके लिए बंधन बैंक में 320 वाला कॉल अभी CMB पे खरीदारी करें। नीचे में 10 रुपए का इसका स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 20 रुपए से लेकर 25 रुपए तक के टारगेट जल्दी बंधन बैंक में 320 के कॉल में देखने को मिलेंगे। बंधन बैंक 330 कॉल, ये है आपके लिए खरीदारी की सलाह। तब तक कुणाल जी आप जरा सुमिटोमो केमिकल के चार्ट पुल अप करिए, क्योंकि इसके नतीजे आए हैं और अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। आय में आपने ठीक ठाक बढ़त देखी है, 830 करोड़ से बढ़कर आय आई है 902 करोड़, तो लगभग 7-8% की बढ़त आय भी आपको दिखा रही है। और साथ ही मुनाफे पर देखिए तो वहां पर बढ़िया बढ़त आई है, 128 करोड़ से बढ़कर 158 करोड़ का आया है इनका मुनाफा। और स्टॉक भी अब खबर पर रिएक्ट करते हुए दिख रहा है, 3-3.5% ऊपर ट्रेड में आ रहा है सुमिटोमो केमिकल्स। कुणाल जी चार्ट सुमिटोमो। देखिए, सबसे पहले तो दीपांशु मेरा निजी निवेश है, तो ये डिस्क्लेमर ध्यान रखें। और उसके बाद दीपांशु एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। एक रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म चार्ट पर 284 रुपए के आसपास है, अभी 283 रुपए का भाव है। 284 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा मुझे लगता है कि एक 300 तक का मूव आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी राय यहां पर यह है कि ट्रेडिंग के बजाय अगर आप इसमें निवेश करें तो ज्यादा हितकारी रहेगा। तो मेरी राय में इसमें ट्रेडिंग से बचना चाहिए। स्टॉक इन्वेस्टमेंट ग्रेड का है तो इसमें निवेशित रहें तो लंबी अवधि में बहुत अच्छे रिटर्न्स इससे हासिल होंगे, और इस स्टॉक में निवेशित रहने की हमारी राय। यहां पर स्टॉक में इन्वेस्टेड रहें, यह है आपके लिए राय। सुमिटोमो केमिकल्स नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, नतीजे के बाद स्टॉक मजबूत होता हुआ दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ पहुंचता हुआ। और भी आपको इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है तो फिर एक और बेहतरीन पिक आती हुई दिख रही है, और बेहतरीन पिक इतनी बेहतरीन है कि शो की शुरुआत में ही ये कोई बिगुल चार्ट कॉर्नर का नहीं है। कुणाल और राकेश जी की राय साफ है, बोले कि हमें चाहिए स्पेशल पिक का बिगुल। ओके, इसका मतलब कुछ तो बड़ा और स्पेशल आने की तैयारी में। तो चलिए एक ढूंढ के लाइए बिगुल स्पेशल पिक का, क्योंकि वो कभी कभी बचता है, और वो भी कुणाल जी राकेश जी, तो उनके लिए बिगुल।
बताएं सर। अनिल जी देखिए, स्पेशल पिक मैंने और राकेश जी ने निकाली है। एक स्टॉक है जिस पर काफी दिनों से हमारी निगाहें हैं और आज इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ अनिल जी चार्ट पर नजर आ रहा है। स्टॉक का नाम है कैडिला हेल्थ केयर, जिसमें एक ब्रेकआउट 440 रुपए के ऊपर हुआ है। इसमें अनिल जी न केवल शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर, यानी कि आज का अगर आप इंट्राडे या शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो उसमें तो ब्रेकआउट बिल्कुल साफ दिखता है, लेकिन अगर आप इसकी मध्यम अवधि के चार्ट्स देखें तो अनिल जी बहुत दमदार है। नीचे एक बहुत शानदार, बहुत विशाल राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना जिसका ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो कैडिला हेल्थ केयर पर हमारी स्पेशल खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। देखिए अनिल जी, कुणाल जी ने फार्मा में क्रांति का वर्ड का प्रयोग करा था, तो इस सीरीज में जो सबसे बढ़िया फार्मा स्टॉक जो प्रॉफिट देने का पोटेंशियल रखता है, रैली लेने का पोटेंशियल रखता है, वो कैडिला है। बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, ओवरवेट खरीदारी की राय है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस को ध्यान से नोट करें। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से पहले घबराहट नहीं करनी चाहिए, ना अपने आप को करें ना हमको करें। 434 का लेवल है फ्यूचर्स का, 432 का लेवल है स्पॉट का, और ऊपर में टारगेट है 495 से लेकर 510। 495 से लेकर 510 के टारगेट के लिए कैडिला को लेने की राय है। स्टॉप लॉस रिपीट कर रहा हूं, 434 है फ्यूचर का लेवल, 432 है कैडिला का लेवल। कैडिला को मिस नहीं करना है। कैडिला को मिस नहीं करना है, ये है आपके लिए खरीदारी की राय, और इस पर बढ़िया तेजी आती हुई दिख सकती है। राकेश जी, कुणाल जी हमें बता रहे हैं। तो नजर रखते हैं इस स्टॉक पर, बढ़िया एक्शन आपको इस पर बनते हुए दिख रहा है। पर नजर रखते हैं कुछ और मार्केट इवेंट्स पर जहां पर एक्शन बन रहा है। कई सारे ट्रिगर्स हैं, कुछ खबरों वाले स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आपको बता देते हैं। मानसी और साथी कुशल हमारे साथ तैयार है। मानसी बताइए आज के ट्रिगर्स क्या हैं? बिल्कुल दीपांशु, देखिए आज अभी वायदा बाजार में गोदरेज कंज्यूमर, कॉनकॉर्ड, टोरेंट पावर, बर्जर पेंट्स के नंबर्स पर फोकस है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल निवेशकों से शाम को जो बातचीत करने वाले हैं, इस इवेंट पर भी हमारी नजर होगी। मुंबई पुणे हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के टेंडर के लिए पहली प्री बिड मीटिंग आज होने जा रही है और साथ ही यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी शाम तक आ जाएगी, तो कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा ये हमारे लिए। कल सिप्ला और आईटीसी निफ्टी स्पेस में नतीजे पेश करेंगे। वायदा बाजार में एक लंबी लिस्ट है। एमआरएफ, बीईएल, ग्लेनमार्क फार्मा, बीएचईएल, बॉश, अशोक लेलैंड, यूनाइटेड ब्रूवरीज, टाटा कंज्यूमर, मणप्पुरम फाइनेंस, वोल्टास, इन तमाम कंपनियों के नंबर्स आते दिखेंगे। इसके अलावा मोल्टेक पैकेजिंग, कल राइट इशू में ट्रेड करने का आखिरी दिन है। अंबुजा सीमेंट 17 रुपए प्रति शेयर के दाम पर जो अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया गया था, इसकी रिकॉर्ड डेट है कल। रॉयल एनफील्ड अपना नया प्रोडक्ट मीटियोर 350 का लॉन्च करेगी। असाही सॉन्गवॉन की बायबैक पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। शिपिंग कॉर्पोरेशन नॉन कोर एसेट पर विचार करेगा एक बोर्ड बैठक में। साथ ही चीन के साथ कोर कमांडर्स तक की 8वें दौर की चर्चा होने की संभावना कल के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन जताई जा रही है। शनिवार 7 नवंबर के दिन नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में डिविज लैब और साथ ही कैश में चुनिंदा कंपनियां जिनके नंबर्स कल आते दिखेंगे। साथ ही बिहार विधानसभा के लिए तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होती हुई दिखेगी। ओके, तो ये हैं कुछ अहम इवेंट्स जिन पर हमारी नज़र है। चलिए आपको बता देते हैं कौन से हैं वो खबरों वाले स्टॉक्स जिनके बारे में आपको नज़र रखनी चाहिए। कुशल बताइए, मार्केट्स खुलने के बाद कौन से स्टॉक्स एक्शन में आए हैं? बिल्कुल दीपांशु, देखिए मार्केट खुलने के बाद जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं उस पर चर्चा करते हैं, जिसमें बजाज इलेक्ट्रिकल्स नंबर्स काफी बेहतरीन आते हुए दिखे हैं। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। पिछले साल जो है करीब 33 करोड़ का घाटा था, इस बार 54 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही कंसो आय जो है कंपनी की वो भी करीब 1100 करोड़ से बढ़कर 1218 करोड़ पर जा पहुंची है। साथ ही अगर आप कैपलिन पॉइंट के नंबर्स देखें तो यहां पर भी नंबर्स बेहतरीन थे। 57 करोड़ से बढ़कर 63 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है और कंपनी की आय में भी सुधार हमने देखने को मिला है। 268 करोड़ पर यह आय आई है। सीएससी वेंचर्स यहां पर भी नंबर्स काफी बेहतरीन थे। 5 करोड़ का मुनाफा था, उससे बढ़कर 61 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है, तो लगभग 12 गुना का जंप आपको इनके मुनाफे में देखने को मिला है। साथ ही कंपनी की आय 1100 करोड़ से बढ़कर 1300 करोड़ पर रही है। साथ ही गायत्री प्रोजेक्ट्स यहां पर मिले जुले नंबर्स कहेंगे, क्योंकि मुनाफा था पिछले साल करीब 10.5 करोड़ का, अब 1.5 करोड़ का घाटा आता हुआ दिखा है। और वहीं अगर आप आय देखें तो यहां पर सरप्राइजिंगली बढ़ती हुई दिखी है। 700 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ की आय कंपनी रिपोर्ट की है। अपार इंडस्ट्रीज नंबर्स मिले जुले यहां पर भी है। मुनाफा 34 करोड़ था, वो बढ़कर 54 करोड़ हो गया है। साथ ही कंपनी की आय 1829 से बढ़कर 1481 करोड़ आती हुई नजर आई है। रिलायंस के लिए खबर है, काफी इंपॉर्टेंट है। सेबी के खिलाफ याचिका जो दायर की गई थी सैट ने खारिज कर दी है और यह इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला था
जहां पर सेबी के आदेश के खिलाफ ये याचिका थी। अब रिलायंस जो है इस सेट के आदेश पर अपनी समीक्षा करेंगे और उसके बाद क्या कमेंट्री निकल कर आती है रिलायंस की तरफ से, ये देखना जो है जरूरी होगा। बीएससी के लिए काफी इंटरेस्टिंग खबर है, इनके लिए काफी पॉजिटिव है ये कि सीटीएफसी यानी कि कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, इनकी रेगुलेशन के तहत बीएससी को अब अमेरिकी ग्राहकों से एफएनओ ऑर्डर्स लेने की छूट मिल गई है। तो यानी कि जो अमेरिकी ग्राहक है, जो मेंबर्स हैं बीएससी के, वो एफएनओ ऑर्डर्स उनसे ले पाएंगे। तो ये काफी पॉजिटिव ट्रिगर है इनके लिए। और टाटा पावर यहां पर एक रेटिंग एक्शन है जिसमें क्रिसिल ने इनकी लॉन्ग टर्म रेटिंग AA- से बढ़ाकर AA कर दी है, पर आउटलुक जो है पॉजिटिव से घटाकर स्टेबल किया है। और एक ब्लॉक डील अंत में पावर ग्रिड पर, जिसमें 25 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 178.20 रुपए के भाव पर। ओके, तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों के दम पर एक्शन दिख रहा है। शुक्रिया कुशल। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, बिगुल उनके लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आरईसी के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा। आरईसी में तेजी करके चलने का सलाह रहेगा। आरईसी पिछले 5 से 7 दिनों में धीरे धीरे करके एक बाय का मूव दिखा रहा है और आज 200 डीएमए लेवल्स ब्रेक कर रहा है। तो आरईसी के अंदर यहां से मेरे को लग रहा है कि 8 से 10 रुपए का मूव ऊपर में देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 115 रुपए से लेके 118 रुपए तक का मूव आरईसी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बना के रखी है वो होल्ड करें और यहाँ पे सीएमपी पे फ्रेश खरीदारी करें। आरईसी के अंदर 110 वाला कॉल ऑप्शंस के जरिए यहाँ पे ट्रेड करने का सलाह रहेगा, जो कि अभी भाव चल रहा है ₹2.75। इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए ₹1.5 का और ऊपर में टारगेट बनेंगे 4 से 5 रुपए के। आरईसी के अंदर 200 डीएमए लेवल आज ब्रेक हो रहा है। अगर आज यहीं पे क्लोजिंग देखने को मिलती है, इसके ऊपर देखने को मिलती है, तो ये बहुत बढ़िया संकेत होगा 115 से 118 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 110 का कॉल सीएमपी, स्टॉप लॉस ₹1.5, टारगेट ऊपर में 4 से 5 रुपए। REC ये है स्टॉक जहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी और बढ़िया एक्शन आप देख भी रहे हैं वो स्टॉक में आते हुए। पावर स्टॉक्स एक्चुअली थोड़ा एक्शन में आ रहे हैं इस हफ्ते। हमने देखा है ऐसी कोई रनअवे रैली कुछ स्टॉक्स में नहीं आई है, बट फिर भी धीरे धीरे करके गेन्स अच्छी आ रही हैं पूरे के पूरे पावर स्पेस में, तो वहां पर रखनी चाहिए आपको नजर। NMDC जरा इस स्टॉक पर भी नजर डालिए, क्योंकि इसके बारे में हम सुबह भी बात कर रहे थे और भसीन साहब इसे रेकमेंड करके गए थे सुबह। 6-6.5% की तेजी ये स्टॉक दिखाता हुआ दिख रहा है, तो वहां पर भी एक शानदार मूव आ रही है फिलहाल। सुमित जी, आपसे एक और स्टॉक के बारे में पूछना था, क्योंकि सुबह आपने ये रेकमेंड किया था, सेल स्टील अथॉरिटी ऑप्शंस का ट्रेड दिया था यहाँ पर, और आपने कहा भी था 3840 के लेवल्स के लिए जा रहा है। अगर आप फ्यूचर्स में देखें तो 38 पर तो आ गया है, अब क्या करना चाहिए किसी ने अगर पोजीशन ली है? 10% की तेजी सेल में आई है। बहुत सही आपने याद दिला दिया दीपांशु मुझे। सेल के अंदर बहुत बढ़िया मोमेंटम है और हम मेटल स्पेस में आप देखिए लास्ट 3 से 4 दिनों में हर रोज किसी ना किसी स्टॉक में बाय दे रहे हैं और आज लकीली सुबह हमने एकदम सही टाइम पे सेल पकड़ में आ गया और उसके बाद 10% का अपसाइड मूव इंट्राडे में ही देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक 10 दिन में नहीं हिलता वो आज एक दिन में 10% का मूव दिखा रहा है। क्लास मूव देखने को मिल रहा है। 38 से 40 के टारगेट थे, 38 तो अचीव हो रहा है। 40 का लेवल भी लगता है इस बार ये क्रॉस करेगा और 44 से 45 रुपए तक का मूव दिखाएगा। सेल के अंदर जिन्होंने भी बाई किया होगा सुबह सब प्रॉफिट में होंगे। या तो ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज करें और प्रॉफिट खाना है तो, और जो मोमेंटम खाना चाहते हैं वो बुक कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक 40 रुपए का अब इमीडिएट टारगेट है, उसके बाद 44 रुपए तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो 40 के टारगेट के लिए तो तैयार है सेल, उसके बाद 44 का भी लेवल आ सकता है। नजर रखिए, वायदा कारोबार में 2 टॉप गेनर्स हैं, सेल और HPCL, और 10% की तेजी दोनों में दिख रही है। सेल के बारे में तो हमने आपको बताया। HPCL में हम देख रहे हैं कि 10% की तेजी है। 34 कल की क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो लगभग 34% के प्रीमियम पर इनका बायबैक आ रहा है। पर कुछ दिन पहले NTPC ने भी अच्छे प्रीमियम पर बायबैक अनाउंस किया था। लगभग 28% के प्रीमियम पर NTPC का भी बायबैक आ रहा था, पर हमने देखा कि उसके बावजूद स्टॉक में तेजी नहीं आई, बल्कि उस दिन तो स्टॉक 3% गिरा। तो अगर NTPC ने इतने अच्छे प्रीमियम पर बायबैक अनाउंस किया और स्टॉक 3% गिरा, और वहीं HPCL पर हम देख रहे हैं कि 10% की तेजी आ रही है बायबैक के अनाउंसमेंट पे, तो ये विपरीत मूव क्यों आ रहा है, ये ऑपोजिट चाल क्यों आई है दोनों स्टॉक्स में, ये जरा समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, हमने एक्सक्लूसिव रिसर्च भी करी थी दोनों के बायबैक प्राइसेस पर और उसके आसपास ही फाइनल फिगर आया, पर NTPC अच्छे प्रीमियम पे बायबैक देने के बावजूद फिसला क्यों और HPCL में इतनी बड़ी तेजी क्यों आ रही है?
देखिए दोनों में फर्क क्या है कि बायबैक तो आया, बायबैक अच्छे खासे प्रीमियम पे आया, लेकिन जो बायबैक का तरीका है ना वो दोनों का अलग है। आप एनटीपीसी का देख लीजिए, एनटीपीसी का टेंडर ऑफर था जबकि एचपीसीएल का ओपन ऑफर, ओपन मार्केट में है। अब ओपन मार्केट में होता है तो क्या होता है, देखिए ओपन मार्केट में जब भी कभी भी बायबैक आता है तो एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो प्रमोटर्स है वो बायबैक में कभी भी हिस्सा नहीं लेते हैं, और ये सबसे बड़ा ट्रिगर है क्योंकि आपको इस काउंटर में तेजी देखने मिली। आप देखिए अगर प्रमोटर्स इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो एक बात तो जाहिर सी बात है कि आपका जो एक्सेप्टेंस रेशियो है, यानी कि जितने आप टेंडर करेंगे, जितने आप देंगे बायबैक में शेयर्स, वो ज्यादा होंगे, तो इससे आपका मुनाफा काफी ज्यादा होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप ओपन मार्केट से खरीदारी करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखाता है स्टॉक के ऊपर, कंपनी के ऊपर, कि जो बायबैक किया जा रहा है वो लोगों से इसके लिए किया जा रहा है कि आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस जो है वो काफी कम है। तो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट्स है जिसके वजह से आपने देखा कि एचपीसीएल में अच्छी खासी तेजी देखने मिली, लेकिन एनटीपीसी में नहीं मिले, क्योंकि एनटीपीसी में टेंडर ऑफर है, एक्सेप्टेंस रेशियो हो सकता है कम हो, लेकिन एचपीसीएल में ओपन मार्केट है, प्रमोटर्स हिस्सा नहीं लेने वाले हैं, यानी कि सरकार हिस्सा नहीं लेने वाली है। सिर्फ जो फायदा होगा वो आपके जो इन्वेस्टर्स है उनको होने वाला है, और इसके लिए आप ये स्टॉक में रैली देख रहे हैं। इसके अलावा जो नतीजा है उसका भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट है। तो ये है आपके लिए एचपीसीएल का बायबैक एनटीपीसी के मुकाबले में इस तरह से अलग और बेहद दमदार प्रीमियम पर आता हुआ, और ये स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। आपको याद होगा स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर हमने आपको इसलिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय भी दी थी कि आप 5 नवंबर तक इसे होल्ड करिए, एक बार जब बायबैक का ऐलान हो जाए तब आप प्रॉफिट बुक करिएगा, और तब 195 के मिनिमम टारगेट थे उसके भी कहीं पार निकलता हुआ एचपीसीएल का स्टॉक ये है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, और नितिन जी हमारे साथ तैयार हैं निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए, और उसके बाद मैं आपको डेटा एनालिसिस दूंगा। 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी है वो थोड़ा सा हम जल्दी कर लेंगे क्योंकि 2:30 बजे फिर सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ बेहतरीन कॉल्स लेके। तो पहले एक बार आइए बिगुल के साथ करते हैं स्वागत नितिन जी का। स्वागत है नितिन जी आपका। पहले तो बताएं निफ्टी बैंक निफ्टी पर स्ट्रेटेजी या हीरो या जीरो ट्रेड है आज का? अनिल जी हीरो जीरो ले रहे हैं। बैंक निफ्टी की 26,300 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 85 रुपीज में मिल रही है, 81, 82 ऐसे मिल रही है। 26,300 की कॉल ऑप्शन जो आज की एक्सपायरी है, इसका जीरो स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, इसका हम कुछ स्टॉप लॉस रखेंगे जो 20 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। नाम का हीरो जीरो है बट फिर भी हम 20 का स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि अगर ये 20 के नीचे गई तो ये जीरो हो जाएगी। इसलिए प्रैक्टिकली आपका स्टॉप लॉस करीब 60 रुपए का बन रहा है, और इसके टारगेट 150 रुपए तक के हो सकते हैं, 150 तक के। तो 26,300 की कॉल ऑप्शन 82, 83, 85 ऐसे मिल रही है, लेनी चाहिए। 20 का स्टॉप लॉस, 150 के टारगेट। बिल्कुल, और नितिन जी के जो डेटा रीडिंग है इस मामले में बैंक निफ्टी की वो एकदम परफेक्ट है, और जो टारगेट 150 के दे रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली स्पॉट लेवल पर निफ्टी का, बैंक निफ्टी का अगला टारगेट 26,450 का बनता है, और 26,450 पर जाने पर इस कॉल के दाम जो 26,300 वाले हैं उसके दाम हो जाएंगे आपके लिए 150 रुपये। तो टारगेट एकदम परफेक्ट है, और इसका स्टॉप लॉस बनता है 26,250 के आसपास स्पॉट लेवल का, या 26,200 मान लें, और उस लिहाज से नितिन जी जो 20 रुपये का स्टॉप लॉस रख रहे हैं परफेक्ट है। बैंक निफ्टी यहाँ से दौड़ लगाने को तैयार है, शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार है। और नितिन जी एक बार जरा आपके साथ साथ मैं डेटा भी बता दूँ, बैंक निफ्टी जब 26,300 के पार निकला है तो लगभग 32 लाख शेयर इस वक्त बैंक निफ्टी में शॉर्ट है, आज की एक्सपायरी वाले 32 लाख शेयर, और ये 26,400 की तरफ जो बढ़ रहा है, 26,400 जैसे ही पार करेगा यहाँ पर 40 लाख शेयर आपके लिए शॉर्ट होते हुए दिखेंगे। तो ये शॉर्ट कवरिंग आपको बैंक निफ्टी को 26,450, 26,500 की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकती है। 26,500 अगला अहम लेवल है, तो 26,450 का आप एक तरह से स्पोर्ट लेवल का टारगेट भी रख सकते हैं। और इस बीच बात करते करते बैंक निफ्टी ही नहीं, निफ्टी भी 12,100 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। तो डेटा बेहद दमदार है, और नितिन जी का ये ट्रेड है हीरो या जीरो वाला, 26,300 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा। नितिन जी इसके साथ ही निफ्टी पर भी कोई कॉल है आपका इस वक्त? अनिल जी निफ्टी पे नहीं, हम केवल अभी बैंक निफ्टी पे ले रहे हैं। निफ्टी पे तो सुबह कॉल ऑप्शन जो ली थी वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगले वीक की हम लोगों ने ली थी 12,100 की कॉल ऑप्शन, उसको एज इट इज होल्ड करेंगे। मुझे लग रहा है क्लोजिंग में शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, बट बैंक निफ्टी का डेटा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू निफ्टी, तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। निफ्टी में भी अगर आप रिस्क लेके ट्रेड करना चाह रहे हैं अनिल जी, तो उसमें 12,100 की कॉल ऑप्शन बनती है, जो करीब अभी 23-24 रुपए की ट्रेड हो रही है, बट इसका स्टॉप लॉस हमें 10 रुपए रख के ट्रेड करना चाहिए।
नहीं करेंगे। आज का लो है रुपया, तो हम 10 का स्टॉप लॉस रखेंगे, तो 13 रुपए का हम केवल रिस्क ले रहे हैं, और शॉर्ट कवरिंग बनी तो ये 50 रुपए तक जा सकती है। बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी में भी हीरो या जीरो ट्रेड है, और 12,100 का कॉल ऑप्शन आप खरीदिए 23 रुपए में, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी कि 13 रुपए की रिस्क है, 15 रुपए की रिस्क है, और यहाँ पर भी आप हीरो या जीरो ट्रेड के तौर पर रख सकते हैं। इसका कोई टारगेट नहीं है, टारगेट आप अपने हिसाब से, नितिन जी कोई टारगेट रखा जाए या अपने हिसाब से ट्रेल करके आगे ऊपर में बुक कर लें 12,150-75 के आसपास, क्या करना चाहिए? टारगेट अभी नहीं रखते अनिल जी, क्योंकि स्टॉप लॉस ही रखते हैं। अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो तेज आ सकती है, फिर भी वैसे 50 के आसपास अगर मिल जाए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बिल्कुल, तो 50 के आसपास आ जाए तो ये बहुत बढ़िया, लेकिन यही बात है कि आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट ट्रेल करते रहें। प्रीमियम के दाम बहुत तेजी से बदलेंगे, तो आपको एकदम शार्प हीरो या जीरो ट्रेड करने के लिए शार्प होना पड़ेगा, फास्ट होना पड़ेगा, और मार्केट के मूड के साथ स्विंग भी करना पड़ेगा। शुक्रिया नितिन जी, आपने जल्दी से दे दिया, और सुबह की मेरी रिक्वेस्ट भी मान ली। सुबह मैंने नितिन जी को थोड़ा सा दबाव बनाया था, प्रेशर बनाया था, और नितिन जी ने इसी हिसाब से हीरो या जीरो ट्रेड दिया भी है। यही इसी तरह का प्रेशर मैंने सुमित जी और जय पे भी बनाने की कोशिश की थी, देखते हैं मैं कितना कामयाब होता हूं। लेकिन आइए 2:30 बजने की तैयारी में, उससे पहले आज थोड़ा सा जल्दी एक बार डेटा एनालिसिस कर लेते हैं। तो दीप शुरुआत करते हैं जल्दी से आज। बिल्कुल अनिल जी, डेज हाई पर है मार्केट्स, इंतजार आपकी स्ट्रैटेजी का ही था। बिगुल, आपकी स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, बाजार में कोई परेशानी नहीं है, भारतीय बाजार हम देख रहे हैं डेज हाई पर है, निफ्टी 12,100 के ऊपर। ग्लोबल मार्केट से भी जो सपोर्ट मिल रहा था वो अभी भी मिल रहा है सर। 250 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर से, थोड़ा वॉलेटाइल जरूर है, पर 28,000 के स्तर के ऊपर डाउ फ्यूचर्स थोड़ी देर पहले जाते हुए भी दिखा था। नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर रखिए, वहां पर 2.25% की तेजी है। पिछले 3 दिनों में नैस्डैक फ्यूचर्स में एक शानदार मूव आई है, और अभी भी वो गेन्स बरकरार हैं यहाँ पर। यूरोप, यहां पर अच्छी शुरुआत हुई थी, कोई रनअवे रैली नहीं है, बट लगभग 1% की तेजी आप यूरोप में देख रहे हैं। यूके के बाजार थोड़ा कम ऊपर हैं, बट तेजी वहां पर भी है। और एशिया, सारे के सारे बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए, बल्कि हांगकांग के बाजार आज 3.25% ऊपर थे, और हमने देखा जापान 2.25% ऊपर था, चाइना भी 1% से ज्यादा तेजी था। तो सारे ग्लोबल मार्केट्स में अच्छा रुझान है सर, बताइए क्या करना चाहिए? दीप देखिए माफ कीजिएगा, वैसे तो रुझान अच्छा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसा आपने बताया भी है, और डेटा भी उस तरह से आप देखेंगे तो मजबूती है, कहीं कोई ऐसी समस्या वाली बात और दिक्कत वाली बात तो है नहीं। लेकिन फिर भी आपको अपनी सावधानी ओवरनाइट पोजीशन में रखनी चाहिए। इंटरडे में कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं, तो वहाँ पर तो तेजी का मूड माहौल बना हुआ है, वो आप देख ही सकते हैं। आइए मैं आपको बता दूँ कि करना क्या है। पहले आइए निफ्टी की बात करते हैं। पहली चीज़ तो कि निफ्टी 12,000 पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है, और 12,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया। आप सोचिए, पिछली 2 हफ्ते पहले तक हम बार बार 12,000 को नॉक 12,018, 12,023, 12,025, ये 3 बार हमने 12,000 के ऊपर के लेवल बनाए और उसको पार नहीं कर पाए। लेकिन आज ये कि झटके में जो 12,000 के ऊपर खुले हैं, 12,025 के ऊपर खुले, और उसके बाद मुड़कर नहीं देखा हमने पीछे, तो ये कॉन्फिडेंस और ताकत दिखा रहा है बाजार की। आज का लो 12,027 है, तो पहली चीज़ तो ये कि आपका बेस अब 12,000 पर शिफ्ट हो गया, और वहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है आज की एक्सपायरी का 75 लाख शेयरों का। अब लगा वापस की एक्सपायरी आ रही, इस तरह की बड़ी पोजीशंस एक्सपायरी के दिन जो बनती है वो अब बनती हुई नजर आई। तो 12,000 आपके लिए बेस हो गया, इसके नीचे बाजार आज जाना नहीं चाहिए, ये साफ दिख रहा है। तो अब आपको पता है आपकी रिस्क कितनी है, 100 पॉइंट की। 12,000 की रिस्क है, तो 100 पॉइंट की रिस्क है, उस रिस्क को ध्यान में रखते हुए अब ऊपर कितना जा सकते हैं ये देखना है। 12,100, यहाँ पर 52 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। अब देखिए, फर्ज कीजिए अगर आप 1 घंटा बाकी है और 12,100 के ऊपर टिक जाते हैं, तो दीप यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है। 12,100 के ऊपर टिकने के बाद निफ्टी में करीबन 1 करोड़ 3 लाख शेयर ऐसे हैं जो शॉर्ट हो जाते हैं, कॉल राइटर्स हो जाते हैं, जो इसको 12,050, 150, 175 तक ले जा सकते हैं, और हर एक 50-50 पॉइंट के साथ शॉर्ट्स इसमें ऐड होते हुए दिखेंगे। तो पहले शुरुआत में 12,000, 12,100 आप एक तरह से रेंज मान सकते हैं। 12,100 के ऊपर आप 2:45 बजे तक टिके रहते हैं, 10-15 मिनट ऊपर, तो फिर शॉर्ट कवरिंग आपको 12,150 से 175 तक ले जा सकती है। 12,150 पार करने के बाद करीबन 1.5 करोड़ शेयर आपके कॉल राइटर शॉर्ट होंगे, और 12,200 वैसे पार नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन अगर होता है तो 2 करोड़ 15 लाख शेयर वहाँ पर शॉर्ट हो जाते हैं। तो मेरा ये समझना है
12,150 तक की जगह बनती है, 12,150, 12,175। अगर हम अगले 15 मिनट तक 12,100 के लेवल के ऊपर टिके रहते तो वहाँ तक की जगह बन जाती है। और उस हिसाब से अभी भी यहाँ पर भी मौके जो खरीदारी के, जैसे अभी नितिन जी ने बताया कि आप इन द मनी कॉल ऑप्शन ले लीजिए 12,100 का, 10-15 पॉइंट की रिस्क है, वही सबसे बेस्ट तरीका है इसे ट्रेड करने का। अब आइए बैंक निफ्टी। इंटरेस्टिंगली बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं, इनफैक्ट पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है, लोगों ने पुट ज़्यादा बेचे हैं और उस हिसाब से क्योंकि बढ़ी हुई प्रीमियम का फ़ायदा उठाया है। अब बैंक निफ्टी में बता दूं, इस वक्त हम ट्रेड कर रहे हैं 26,350 पर। 26,350 पर दीप पार होते ही आपके लिए 32 लाख शेयर बैंक निफ्टी में ऐसे हैं जो शॉर्ट हैं कॉल राइटर्स, जो आज एक्सपायरी होनी है। और 26,400 पार होते ही 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स का बन जाएगा जो शॉर्ट हैं। तो शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी को ज़्यादा नीचे आने नहीं देगी। और जो बड़ा मजबूत सपोर्ट बैंक निफ्टी में दिख रहा है वो दिख रहा है 26,000 का। 26,000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 25 लाख शेयरों का, वो तो टूटेगा नहीं। तो आपको पता है बैंक निफ्टी में आपकी रिस्क एग्जैक्टली 350 पॉइंट की है और आज का लो भी एग्जैक्ट 26,000 का है। ऊपर में 26,450, 26,500 ये आखिरी पड़ाव है। अभी डेटा देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि 26,500 पार होना चाहिए, फिर भी फ्लो में हो जाए बड़ी बात नहीं है। 26,500 पार हुआ तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होगी और वो 67 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वो जब कटने आएगा तो 26,750 आपका बैंक निफ्टी का फाइनल टारगेट बनेगा। इमीडिएटली इंस्टेंटली आपके लिए ऊपर का टारगेट 26,450 का बनता है, नीचे सपोर्ट आपका 26,000 पर आता हुआ दिखता है। ये आपके लिए डेटा है बैंक निफ्टी के भी। जी बिल्कुल, तो बढ़िया मूव है मार्केट में। शायद यहां से अब थोड़ा और मार्केट्स नहीं जाते हुए दिखें, अब एक रेंज डिफाइन हो गया एटलीस्ट आज के लिए, तो उस पर आप नजर रखिए। बट एक्शन भरपूर है और थोड़ा हेज अगर आप चाहें तो अपने लिए क्रिएट भी कर सकते हैं इन लेवल्स पर कई सारे और कॉल्स आ रही हैं बिगुल सुमित जी के लिए। सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है और टाटा पावर में बाय का पावर देखने को मिल रहा है। टाटा पावर यहां से एक अच्छी तेजी देखने को मिलनी चाहिए। स्टॉक 55 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। टाटा पावर में 55 वाला कॉल 2 रुपए 40 पैसे, 2 रुपए 45 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। टाटा पावर में बहुत दिनों के बाद ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है और ऐसा लग रहा है कि टाटा पावर यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। टाटा पावर के अंदर जो ऊपर में टारगेट बनेंगे 58 रुपए से लेके 60 रुपए तक के बनेंगे। यानी मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक जो पिछले 2 दिन से धीरे धीरे करके मूव दिखा रहा है, अब ये तेजी पकड़ के 58 से 60 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है और नीचे में 53 रुपए का इसका सपोर्ट है। इसके लिए टाटा पावर का 55 वाला कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना होगा 1 रुपया 60 पैसे या 1 रुपया 50 पैसे, टू बी वेरी प्रिसाइज 1 रुपया 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में टारगेट 4 से 5 रुपए का। बाय टाटा पावर 55 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 1.5 रुपया, टारगेट ऊपर में 4 से 5 रुपया। 1 से 2 दिन का ये ट्रेड होगा। यह है राय सुमित जी की टाटा पावर को लेकर इस वक्त आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी 26,300 के पास, निफ्टी 12,100 के पार, 2:35 वक्त है सेठी साहब की पिक लेने का, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब का। सेठी साहब गुड आफ्टरनून, बताएं सर क्या एक अनेक कितने आज दो, तो आज तो इस माहौल में तो 2 बनती है सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2 स्टॉक है, एक कैश मार्केट का स्टॉक है और एक F&O का स्टॉक है, और दोनों में खरीदारी करने की सलाह है अनिल जी। बताएं सर, शुरुआत कीजिए। बिल्कुल अनिल जी, जो कैश मार्केट का स्टॉक है वो सीमेंट सेक्टर से है। सीमेंट सेक्टर बिल्कुल सच में, और यहाँ से मैंने आज पिक किया एक छोटी साइज की कंपनी है, राजस्थान बेस्ड, कोटा में इनका प्लांट है, मंगलम सीमेंट। स्टॉक का प्राइस अभी 204 रुपया। इनका एक पॉपुलर बिरला उत्तम नामक ब्रांड है सीमेंट में। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता स्टॉक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 15% के, रिटर्न ऑन इक्विटी 13%। फिर आपके पिछले 3 साल में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने। पैट में 27.49% की दर से ग्रो किया है। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 2019 में जहां 9 करोड़ का नुकसान था कंपनी को, वहां 2020 में 75 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। ये बीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, सेंचुरी टेक्सटाइल, जिसमें अराउंड 8.3% स्टेक ऑन करती है।
और अगर हम जून से सितंबर क्वार्टर देखेंगे तो प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी 22% से बढ़ा के 23.61% करी है। डीआईएस ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है इस क्वार्टर में 25.81 से 30.48% की हिस्सेदारी डीआईएस ने करी है। अब जैसे हम अनिल जी देख रहे हैं कि जिस तरह से सीमेंट कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं, जैसे फ्रंटलाइन कंपनीज के तो अच्छे आ ही रहे हैं, तो जो छोटी साइज की कंपनी है जैसे सागर सीमेंट या इवन जेके लक्ष्मी सीमेंट, बहुत ही दमदार नतीजे आए हैं। और इस कंपनी के भी शनिवार को नतीजे हैं, मुझे लगता है नतीजे बहुत ही अच्छे रहने चाहिए। इस स्टॉक में मेरा शॉर्ट टर्म में 220 रुपए का टारगेट है, 197 का स्टॉप लॉस रहेगा। 197 का स्टॉप लॉस, 220 का टारगेट। और राजस्थान की कंपनी जेनसाब के भी जेम्स में ये निकली हुई कंपनी है, और साथ ही हमने भी मालामाल वीकली में इस स्टॉक को रिकमेंड किया था जहां तक मुझे याद है, अगर नहीं किया तो हमारे रडार पे जरूर थी। जेनसाब पसंद है आपको भी मंगलम सीमेंट? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, इस स्टॉक को तो मैं 2013-14 से देते आ रहा हूं। बस यही है कि ये बीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, तो थोड़े से बिरला ग्रुप की कंपनीज कुछ कई बार थोड़ा सा कम परफॉर्म करती हुई दिखती है, बट इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी और राजस्थान में बहुत अच्छा वो। और कोटा मेरा थोड़ा सा दिल से करीब ज्यादा है क्योंकि मेरा ससुराल भी कोटा ही है, तो मैंने देखा हुआ है इस कंपनी को, प्लांट भी देखा हुआ है, बहुत बेहतरीन। और मेरे हिसाब से बिल्कुल इस स्टॉक को लेके काम करना चाहिए। डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है और अपसाइड बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 220 का टारगेट जो सेठी साहब ने कहा है बहुत इजीली अचीव होगा। और आपको खूब याद है अनिल जी, कम से कम 2-3 बार इसके बारे में मैंने भी पहले पास जिक्र किया हुआ है, एंड मेरे हिसाब से बहुत सही रिकमेंडेशन आज सेठी साहब ने दिया है। जेके लक्ष्मी ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मुझे तो जेके लक्ष्मी जिस तरीके से राजस्थान की कंपनियां अच्छा कर रही है, तो मंगलम में भी पूरा का पूरा परफॉर्मेंस दिखता है। बिल्कुल। और सेठी साहब की जो ये ओपिनियन है इसे एकदम अनबायस्ड लिया जाए, और जैन साहब की जो ओपिनियन है वो पूरी तरह से बायस्ड मानी जाए। कोटा और लेकिन एक चीज है, भले बायस ओपिनियन हो, लेकिन जैन साहब ने डिस्क्लोजर बराबर दे दिया भाई, कोटा मेरा ससुराल है, उस हिसाब से नेचुरली वहाँ के कोई कंपनी के लिए तो खराब बोलना बड़ा मुश्किल काम है जैन साहब के लिए। मैं जैन साहब मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेठी साहब ने चूंकि कह दिया अच्छी कंपनी है और हमारे रडार पर भी, तो मंगलम सीमेंट यहाँ पर 220 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय आपकी तरफ से है। आइए सेठी साहब का दूसरा स्टॉक भी ले लें। सेठी साहब बताएंगे सर कौन सा है? बिल्कुल अनिल जी, मुझे एक्चुअली संदीप भी सामने टीवी पे दिखाई नहीं दिया, अभी ज्वाइन किया है इसने, नहीं तो मुझे तो पता ही था कि उसका ससुराल कोटा में है और मैं उसको बराबर इंकरेज करता। खैर, बाकी जो दूसरा स्टॉक है अनिल जी, F&O स्पेस की कंपनी है, स्टॉक का नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये भी एक जबरदस्त कंपनी है। हमने देखा हाल ही में HDFC के नतीजे आए, नतीजे बेहद ही शानदार थे। LIC हाउसिंग के भी नतीजे आने वाले बुधवार को आने वाले हैं और 11 तारीख को, और ये कंपनी भी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। और जिस तरह से सरकार का फोकस रहा है हाउसिंग के ऊपर, रियल एस्टेट कंपनीज के ऊपर, हमने नतीजे देखे, बहुत ही शानदार नतीजे आ रहे हैं। इन सबको देखते हुए फिर जो इंटरेस्ट रेट का माहौल है, फिर जिस तरह से ये जो आपके रियल एस्टेट या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कर रही है, लगता है ये स्टॉक भी बहुत ही जल्दी अच्छा करना चाहिए। इस पे भी मेरे बहुत ही शॉर्ट टर्म में 320 रुपए के टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 300 रुपए का। स्टॉप लॉस 300 का रखकर आप LIC हाउसिंग में करें खरीदारी, यहां पर भी तेजी बनने की पूरी संभावना आपको नजर आएगी। तो दूसरा स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस, अच्छे नतीजों के दम पर और नतीजों का पूरा विश्लेषण करके, रिसर्च करके, एक्सेल शीट बनाकर सेठी साहब अंदाजा लगाते हैं और वो ऑलमोस्ट सब जगह सही पड़ता हुआ दिखता है। मुझे याद है HUL के रिजल्ट से लेकर अब तक जितने रिजल्ट्स की बात की, कमोवेश इवन अपोलो टायर्स के रिजल्ट की बात की, आपने देखा कितने दमदार रिजल्ट्स आए अपोलो टायर्स के। तो एक एक रिजल्ट जो सेठी साहब बता रहे हैं वो बहुत तगड़े, और इसके पीछे गहरी रिसर्च है और पूरी तरह से वो पढ़ाई करके पूरे प्रोजेक्शंस बनाकर वो दिमाग लगाते हैं, ये नजर आता है। तो LIC हाउसिंग में भी अच्छे नतीजे आने की उम्मीद, और नतीजों से पहले आपके लिए करनी चाहिए खरीदारी। 300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ LIC हाउसिंग में खरीदारी आप कर सकते हैं, ये सेठी साहब की राय। सेठी साहब इसके टारगेट क्या बताएं LIC हाउसिंग के? नहीं अनिल जी, LIC हाउसिंग में मेरे बहुत ही शॉर्ट टर्म में टारगेट है 320 से, स्टॉप लॉस रहेगा 300 रुपए का। परफेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका ये बेहतरीन दोनों पिक्स देने के लिए। बढ़ते आगे, वागले साहब है तैयार, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब।
अनिल जी, बीटीएसटी के तौर पे मैं टाटा स्टील में बाय करूंगा। 426 का भाव है। एक ब्रेकआउट आने की तैयारी है। 427, 27, 30 का ये ब्रेकआउट लेवल है। मैं इसको एंटिसिपेट कर रहा हूँ। मुझे लगता है 435, 440 के लेवल्स आपको कल तक मिल सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस लेना है 421 का। 4, 4.5, 5 रुपए की रिस्क होगी। ऑन द अपसाइड 10 से 12 रुपए का रिवॉर्ड मिल सकता है। 421 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है टाटा स्टील में। ये है राय वागले साहब की तरफ से आपके लिए। टाटा स्टील में बीटीएसटी कॉल आज और कल के लिए करना है ये ट्रेड 435, 440 के टारगेट के लिए। आइए एक और बिगुल बीटीएसटी का, और वो है हमारे नए मेहमान कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा बिगुल के साथ उनका स्वागत। श्रीकांत जी नमस्कार। सर बताएं आपकी पिक। नमस्कार और आपको गुड आफ्टरनून। देखिए, वैसे वागले जी ने वही स्टॉक ले लिया है टाटा स्टील जो मैं सोच रहा था कि मैं दूं करके, बट कोई बात नहीं। अगर ओवरऑल मेटल की अगर बात करें तो उसमें काफी अच्छी तेजी बनी है और मुझे लगता है कि मेटल इंडेक्स में एक अच्छी तेजी और आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। तो जैसे टाटा स्टील लिया है वैसे मुझे लगता है कि जो जिंदल स्टील एंड पावर है वहां पे भी हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये भी स्टॉक अपने एक इनकम्प्लीट फॉर्मेशन में रुका हुआ है। यानी कि यहाँ से ये 225 या 230 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से आप एक बार जिंदल स्टील एंड पावर को भी लॉन्ग कर सकते हैं। 211 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है इसमें 207 रुपए का, और हम टारगेट्स रखेंगे 225 और 230 के। ओके 225, 230 के टारगेट जीएसपीएल पर खरीदारी करिए। और पूरे के पूरे मेटल स्पेस में आज बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। सेल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे 10% ऊपर है, और बाकी सारे मेटल स्टॉक्स में भी एक शानदार एक्शन दिख रहा है। एक और स्टॉक जिसमें शानदार एक्शन दिख रहा है पिछले 2-3 दिनों से, और अच्छा लगता है जब इसमें तेजी आती है, क्योंकि बहुत कम है जब आप पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं आईटीसी को। आज भी अच्छी मूव आ रही है और हम देख रहे हैं कि 168, 167 के लो से अब आईटीसी एटलीस्ट 173, 175 तक के लेवल्स बल्कि अब तो आ चुका है। 2.5% ऊपर ट्रेड में दिख रहा है। तो आईटीसी कल आने वाले नतीजे क्या रह सकते हैं, नतीजे जानते हैं अनुमान देवांशी के साथ। देवांशी बताइए इस बार आईटीसी के नंबर्स कैसे रहेंगे? बिल्कुल दीपांशु, इस बार आईटीसी के आंकड़ों में सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो एफएमसीजी का कंट्रीब्यूशन है वो किस तरह से आता है, क्योंकि अनुमान यही है कि एफएमसीजी की मजबूत ग्रोथ आती हुई दिख सकती है इस बार। लेकिन जो बाकी सेगमेंट्स है यहाँ पे परफॉर्मेंस इतना अच्छा इस तिमाही में आता हुआ नहीं दिखा है। स्पेशली इनके जो सिगरेट कारोबार जहाँ पे सबसे जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके जो वॉल्यूम्स हैं सिगरेट के वो 7 से 10% तक कम होते हुए दिख सकते हैं। लॉकडाउन का इम्पैक्ट होता हुआ दिखा था, साथ ही जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ती हुई दिखी थी, इसके चलते हम देखेंगे कि जो नेट रियलाइजेशंस हैं वो भी थोड़े से कम इस बार आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि जो प्राइस हाइक भी कंपनी ने लिया था इसका किस तरह से इम्पैक्ट आता है। कुल मिला के जो आय है करीब 6% तक कम होती हुई दिख सकती है। कामकाजी मुनाफा इस बार करीब 15% तक घटता हुआ दिख सकता है। मार्जिन 35% पे आते हुए दिख सकते हैं, 38% से घटकर, और जो मुनाफा है उसमें भी करीब 20% तक की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए मार्जिन में इस बार इनकी जो होटल कारोबार है इससे भी गिरावट आती हुई दिखी है। सिगरेट कारोबार में मार्जिन इस बार कम होते हुए दिखेंगे, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि एबिटा और साथ ही मार्जिन पर जो असर है वो आती हुई दिखेगी। एग्री और पेपर कारोबार की बात करें तो इस तिमाही में बहुत ज़्यादा मजबूती एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन सीक्वेंशियल रिकवरी की अनुमान जरूर लगाया जा रहा है। कुल मिला के बहुत अच्छे नतीजे नहीं होंगे, लेकिन एफएमसीजी से अच्छा या मजबूत ग्रोथ आने की संभावना जरूर है। ओके तो ये है आपके लिए आईटीसी। नज़र रखिए इस पर। और सुमित जी मेरे को याद है आपने इसको आइडेंटिफाई भी किया था 2-3 दिन पहले सर। 167, 168 से ही स्टॉक में भी बाउंस आया है और सस्टेन कर पाएगा 175 के ऊपर जाते हुए दिखता है आईटीसी। एकदम सही याद है दीपांशु आपको। 2 दिन पहले 3 तारीख को हमने स्टॉक रिकमेंड किया था। 168 पे भाव चल रहा था, तब हमने 175, 180 के इमीडिएट टारगेट दिए थे और 190 का ओवरऑल टारगेट दिया था, और स्टॉक अच्छा चल रहा है। उसी दिन से स्टॉक के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और 175 के जो टारगेट्स इमीडिएट के दिए थे वो आज अचीव होते हुए दिख रहे हैं। तो 175, 180 के इसके इमीडिएट टारगेट है, और इस बारी ये मूव बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है, तो ये रुकने वाला नहीं है। आईटीसी 190 तक जाएगा। आईटीसी के अंदर जिन्होंने भी सुन के पोजीशंस बनाई होगी होल्ड करें। कोई फ्रेश खरीदारी करना चाहता है तो खरीदारी करें। 180, 190 अभी ऊपर के इमीडिएट टारगेट्स होंगे, और नीचे में अब जो चार्ट का सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब करीब 170 के पास है। तो 170 के एसएल से 180 से 190 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें।
ओके, तो 180 190 का कॉन्फिडेंस आ रहा है इस समय। आईटीसी पर नजर रखते हैं कि क्या नतीजे मैच कर पाएंगे कि नहीं, जिस तरह से मूव आई है। बट अब लंबे समय बाद आईटीसी भी थोड़ी परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिख रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। कई सारे और स्टॉक्स हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं इस समय और फ्रेश खरीदारी आती हुई दिख रही है पिछले कुछ मिनटों में। BHEL यहाँ पर भी नजर रखिए, यहाँ पर कल नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले ये स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में है। पर अनिल जी, मार्केट्स डेज हाई के करीब 12,100 पर निफ्टी सर। बिल्कुल परफेक्ट और अच्छी मजबूती के साथ बाजार आखिरी मिनटों में तेजी से दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। और अब जो तेजी आती दिख रही है वो थोड़ी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बराबर आती दिख रही है। फ्यूचर्स ज़्यादा तेजी से भाग रहे हैं, इसका मतलब ये कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे हैं वो अभी आने बाकी हैं, लेकिन आपको थोड़ा आगे का सोचना जरूरी है, लंबा सोचना जरूरी है। नतीजों के बाद जो भी रिजल्ट आए, जो भी प्रेसिडेंट बने, उसके बाद बाजारों का रुझान कैसा रहता है, क्या ये ऐसा कोई ट्रेंड बनता है, कोई रिसर्च बनती है? जी हाँ, बिल्कुल बनती है। तो आइए जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च आपके लिए है, और वो ये कि अमेरिका के चुनाव के बाद नया प्रेसिडेंट बनने पर अगले 1 महीने, जी हाँ 1 महीने, बाजार कैसा प्रदर्शन करते हैं। यूएस मार्केट और बाजार का प्रदर्शन अगले 1 महीने का चुनाव के बाद। हमारे साथ है वरुण बताने के लिए तैयार। वरुण, बताइए क्या रिसर्च की है आपने और किस तरह के डेटा निकल कर आ रहे हैं? देखिए अनिल जी, हमारे डेटा ये बताता है कि भले पॉजिटिव हो भले नेगेटिव हो, लेकिन एक बात तय है कि इलेक्शन के 1 महीने बाद आपको बड़े स्विंग्स देखने मिलेंगे, अमेरिकन मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी। पिछले इनफैक्ट 5 इलेक्शंस का डेटा हमने निकाला सन 2000 से 2016 तक, और ये जानने की कोशिश की कि किस तरह के बदलाव देखने मिले। तो इसमें एक तो मैं आपको बता चुका हूं, दूसरी एक बात है कि मार्केट को इलेक्शन में होने वाले बदलाव पसंद नहीं है। यानी कि अगर पार्टी चेंज होती है तो इलेक्शन में भारी गिरावट होती है। क्योंकि मैं देख रहा था पिछले 5 में से 3 बार ऐसा हुआ है कि बदलाव हुए हैं यूएस के प्रेसिडेंट्स में, और उन 3 में से 2 बार मार्केट्स में इनफैक्ट गिरावट आई है। मैं आपको डेटा के तौर पे बताता हूं। सन 2000 में क्लिंटन गए, जॉर्ज बुश आए रिपब्लिकन पार्टी के, उस बार यूएस के मार्केट में 6% की गिरावट हुई, हालांकि इंडियन मार्केट 4% बढ़े थे। इसके बाद अगला बदलाव सन 2008 में हुआ, जब जॉर्ज बुश गए, ओबामा आ गए डेमोक्रेट्स के, तब मार्केट में 12% की गिरावट हुई थी। अगला जो है डोनाल्ड ट्रंप आए थे 2016 में, तब मार्केट में तेजी हुई थी। इंडियन मार्केट्स को देखिए, 2008 में जब ओबामा आए थे तब इंडियन मार्केट 15.5% गिरे थे, और जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे 2016 में तब करीब 5% के आसपास की गिरावट हुई थी। तो ये जो डेटा है ये एक बात तो आपको बताता है कि अगर यहाँ पे बदलाव होता है, डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं और बिडेन आते हैं, तो आपको हो सकता है कि यूएस के मार्केट्स में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिले या फिर इंडियन मार्केट्स में गिरावट देखने मिले। लेकिन जो भी हो, बड़े स्विंग्स होना तय है। और जो स्विंग्स में देख रहा था, करीब 5 से 10% के आसपास के स्विंग्स जो है वो मार्केट्स में देखने मिलते हैं यूएस इलेक्शन के 1 महीने बाद। अच्छा, तो अगर इस हिसाब से बाइडेन साहब आएंगे तो क्या गिरेगा मार्केट? वरुण, क्या ये सेफली मान सकते हैं, या 5 में से 3 बार हुआ तो मतलब मामला बराबरी का है? 3 बार तो 6 में से 3 बार इधर 3 बार उधर भी हो सकता है। नहीं, 5 में से नहीं जी, 5 में से 3 बार बदलाव हुए, 2 बार प्रेसिडेंट सेम रहे, 3 में से 2 बार हाँ। जो मार्केट है वो गिरा है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है गिरने की अगर बिडेन जी आए तो। ये है। अच्छा, ओके। उसके बावजूद अभी तो मजबूत है। तो चलिए, ये है आपके लिए रिसर्च कि साल 2000 के बाद से जो चुनाव है उसके बाद 1 महीने में। लेकिन एक चीज़ पक्की है, कुछ भी हो बड़ा मूव आएगा, ये ज़रूर है। 2008 में 15%, ये इसमें इस साल तो अच्छा वो मंदी वाला मार्केट था ना 2008, तो राइट 2008 में तो सबसे बड़ा फॉल आया था। जनवरी फरवरी से जो शुरू हुआ वो पूरे 2008 खराब साल रहा, तो उस साल तो एक्सेप्शनल जो ज़्यादा गिरा है वो मेरे ख्याल से बड़ी चीज़ है। तो ये है आपके लिए तगड़ी रिसर्च जो आपके लिए रखी है इस वक्त वरुण ने। थोड़ी देर में भसीन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे, और तब तक आइए कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में रह सकते हैं, नतीजे आने वाले हैं, उनके प्रीव्यू देख ली जाए। सिप्ला, इसके रिजल्ट आने वाले हैं और देवांशी बताने के लिए तैयार हैं अनुमान। देवांशी बताइए।
बिल्कुल, आप देखिए अनिल जी, इस बार सिप्ला के जो नतीजे हैं वो थोड़े से बेहतर आते हुए दिखेंगे। सबसे पहले तो यूएसआई की अगर बात करें तो डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान यहाँ से लगाया जा रहा है, 10 से 15% ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। जो नए लॉन्चेस होते हुए दिखेंगे इसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। और साथ ही अगर घरेलू आय की बात करें तो करीब 8 से 9% तक की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। कुल मिला के इस बार अब देखिए जो रेमडेसिविर की बिक्री होती हुई दिखी थी, इससे भी कंपनी को काफी फायदा होता हुआ दिखा। आय इस बार 8 से 9% तक बढ़ती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफे में 16% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। कामकाजी खर्च इस बार कम होते हुए दिखे हैं सारी फार्मा कंपनीज के। और मार्जिन इस बार काफी करीब 22 to 22.5% के बीच में रहने का अनुमान है। मुनाफा इस बार ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। पिछले साल जो बेस था वो भी थोड़ा सा कम था और इसी के चलते हम देखेंगे इस बार 26% तक के जो मुनाफा है इसमें बढ़त देखने मिल सकती है। लेकिन कुल मिला के जो नतीजे हैं सिप्ला की तरफ से वो अच्छे आते हुए दिखेंगे। देखना होगा कि इनके जो गोवा प्लांट है इस पर क्या अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं कंपनी ने, इसमें कोई मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखा है या नहीं। और साथ ही जो रेमडेसिविर है अब इसमें किस तरह से बिक्री होती हुई दिखी है, काफी सवाल भी उठते हुए दिखे हैं। तो इस पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है इस पर भी नजर आएगी। लेकिन कुल मिला के सिप्ला के जो नंबर्स होंगे वो अच्छे रहेंगे। के अच्छे नंबर्स की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। ये है देवांशी का अनुमान सिप्ला के रिजल्ट्स पर। थोड़ी देर में हम ग्लेनमार्क के रिजल्ट्स का अनुमान भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन तब तक आइए 2:50 वक्त है भसीन साहब से मुलाकात करने का। टाइम फिक्स है, आइए बिगुल। भसीन साहब, स्वागत है एक बार फिर से आपका। थोड़ी आप सावधानी की और प्रॉफिट बुकिंग की राय तो दे रहे हैं और बाजार रुके हुए भी हैं मजबूती के साथ, और आखिरी 1 घंटे में बड़ा एक्शन अब तक तो नहीं आया है। बताएं सर, अब क्या करना है? BTSTT कॉल्स आपकी। तो अनिल जी, जैसे आपको कहा, तेजी के बाजार में ही आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मंदी में आपसे होता नहीं है, वहां पे आपको घबराहट आती है। तो मेरा असूल ये है, यहाँ पे आप अपना जरूर ट्रेडिंग प्रॉफिट बुक कीजिए एंड वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। बिकॉज ये जिस तरह से मार्केट में इतनी बढ़िया रैली आई है, इट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। और पैसा वही है जो घर आप लेके जाएं। अब आपके लिए BTSTT PSUs आर द फ्लेवर ऑफ द डे। MGL लीजिए 838 से 38.5 में 824 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 875 to 880 MGL विल बी द बिगेस्ट गेनर ऑफ रीओपनिंग ऑफ महाराष्ट्र एंड मुंबई एंड गैस यूटिलिटीज विल डू वेरी वेल। ओके, तो अब खरीदारी करने की राय MGL महानगर गैस में 821 ये स्टॉप 821 है 824 का स्टॉप लॉस। 875 880 875 880 ये टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी MGL महानगर गैस लिमिटेड में जी। तो ये है भसीन साहब की तरफ से राय। शुक्रिया भसीन साहब, कल सुबह होगी फिर आपसे मुलाकात। अब मुलाकात करते हैं सुमित जी से एक बार फिर उनके सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। भाव चल रहा है 189 रुपीज 50 पैसा और ये स्टॉक भागने को तैयार है। स्टॉक का नाम है ब्रिगेड। कुछ रीजन है इसके अंदर जिसकी वजह से ये तेजी में आ रहा है। पहला रीजन, स्टॉक मार्च 2020 के हाई ब्रेक कर रहा है। दूसरा रीजन, स्टॉक रिसेंट के मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। तीसरा रीजन, स्टॉक का चैनल ब्रेकआउट है। चौथा रीजन, स्टॉक में ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट है। और आज जो वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि ब्रिगेड यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है, जिसके अंदर 200 रुपए से लेके 215 रुपए तक का अपसाइड मूव आने वाले दिनों में ब्रिगेड के अंदर देखने को मिलेगा। जिन्होंने भी स्टॉक के अंदर बाय करके रखा है होल्ड करें, क्योंकि अभी तो ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट के बाद कम से कम 8 से 10% का अपसाइड मूव ब्रिगेड के अंदर देखने को मिलना चाहिए। तो यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 182 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में टारगेट 200 और 215 जल्दी ही स्टॉक के अंदर देखने को मिलने चाहिए। $215 के लिए खरीदारी करिए ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। ये है आपके लिए राय सुमित जी की तरफ से। नजर रखिए उस स्टॉक पर। GHCL, जरा इस स्टॉक को पुल अप करिए। और कुणाल जी, आप एक बार जरा चार्ट भी देखिए GHCL का। टेक्सटाइल कारोबार को अब सेपरेट यूनिट बनाने का इनका प्लान है, जिसको मंजूरी मिल चुकी है और इसलिए GHCL भी थोड़ा फोकस में आ रहा है। एक स्पाइक आया था, उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ भी हुआ है GHCL। एक बार जरा चार्ट देखकर बताइए कुणाल जी, कुछ इंटरेस्टिंग है GHCL के बारे में?
देखिए काफ़ी समय से स्टॉक के कंसोलिडेशन के दौर में है दीपांशु, और एक सपोर्ट है कुछ 147 के आसपास। वहीं से आज हम देख रहे हैं कि एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। मुझे देखिए एक बड़ा क्लोज चाहिए इसमें 165 रुपए के ऊपर, और जब इसमें उस तरह का मोमेंटम बनेगा 165 के ऊपर ये निकलेगा और वॉल्यूम सपोर्ट करेंगे तब इसमें खरीदारी की राय देंगे दीपांशु। फिलहाल मुझे लगता है कि हो सकता है काफ़ी समय आपका इंतजार करना पड़े स्टॉक को लेने के बाद, तो फिलहाल वेट करेंगे। 165 के ऊपर ही नई खरीदारी की राय होगी। ओके, 165 के ऊपर ही नई खरीदारी की राय होगी। पर एक बार जरा पीवीआर पर फिर से नजर डाल देते हैं, क्योंकि 1200 के ऊपर पीवीआर जाते हुए दिखाए। 10% से ज्यादा की तेजी अब पीवीआर में आपको आती हुई दिख रही है। आज से मुंबई महाराष्ट्र में 50% क्षमता के साथ ये अपना कारोबार कर सकेंगे, और इसलिए आप स्टॉक पर एक्शन भी देख रहे हैं। 1200 के ऊपर पीवीआर इस समय है। नजर रखिए इस स्टॉक पर। तब तक एक जमुना ऑटो पर भी मैं व्यू ले लेता हूं। और सुमित जी, मेरे को अगर सही याद है तो कुछ दिन पहले आपने इस स्टॉक के बारे में भी बात करी थी, जरा आप चार्ट पुल अप करिए। अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। 242 करोड़ से घटकर आय आई है 186 करोड़ की, और मुनाफा भी हमने देखा है, मुनाफे में बढ़त हुई है। 6.5 करोड़ से बढ़कर मुनाफा आया है 8 करोड़ का, बट आय में हमने गिरावट आती हुई देखी है। तो थोड़ी मिलीजुली परफॉर्मेंस रही है जहां तक जमुना ऑटो का सवाल है। सुमित जी, चार्ट पर कुछ व्यू जमुना ऑटो 48 का लेवल। देखिए दीपांशु, 4 दिन पहले जमुना ऑटो में हमने बाय का व्यू दिया था। 43 रुपए 42 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, और ऊपर में 48 और 50 के टारगेट दिए थे। तो वो टारगेट्स तो अचीव हो रहे हैं जमुना ऑटो के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है वो 51 रुपए का है, 51 रुपीज का। 51 रुपीज का हर्डल क्रॉस करेगा, उसके बाद जमुना ऑटो में और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। एक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, अगर 50-51 का लेवल टूटता है तब तो और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। या एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए और लोअर लेवल्स पे वापस से खरीदारी करें, क्योंकि स्टॉक के अंदर जो ट्रेंड बन रहा है वो पॉजिटिव बन रहा है। कोई भी डिप आती है तो इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल। और एक व्यू जरा मैं इससे जैन साहब का भी ले लेता हूं, बिकॉज जैन साहब कल आपने इस स्टॉक की रिकमेंडेशन भी दी थी एसपीएल में। 48 के लेवल्स पर मिल रहा है, नतीजे थोड़े मिले जुले रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए लाजमी है, क्योंकि ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स में थोड़ा सा शुरुआत का जो क्वार्टर था वहां पे डिस्टर्बेंसेस थी, बट फिर भी मैं कहूंगा कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर बढ़त आई है तो मुझे एक बार अब ये भी देखना पड़ेगा कि इनके ओपीएम परसेंटेज कैसे, EBITDA मार्जिन यानी कि। बट ओवरऑल जिस तरीके का करेक्टेड स्टॉक और जिस तरीके की एक कंपनी है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट स्प्रिंग्स बनाने वाली कंपनी और इंडिया की तो सबसे बड़ी है ही है, और जिस तरीके से ऑटो के नंबर्स आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने कल लिया उसके बाद आज सुबह तो अच्छा खासा मूव भी दिया होता, कल के बाद 3-4% चला भी था। एंड सुमित जी ने भी बोला, मैंने भी बोला, और इनफैक्ट मैंने तो 60 रुपए के लेवल से मैं रेकमेंड करते हुए आ रहा हूँ, तो गलत तो पढ़ रहा हूँ, बट आई फील कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल स्टॉक को यहाँ पे ले। मैंने 55-60 का कल टारगेट दिया। ओके, तो ये है आपके लिए जमुना ऑटो, इस पर आए। लेकिन अभी सुमित जी ने जो कैश का स्टॉक दिया था ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और 200 रुपए के टारगेट के लिए, सुमित जी ये तो एकदम रॉकेट है, आपका सैटेलाइट बन गया। ये तो देखिए 200 रुपए के बेहद करीब पहुंचता हुआ 197 198 मैंने अभी देखा था जी। हाँ जी हाँ, 197-50। भाई साहब क्या हो रहा है इसमें? क्या कोई रिजल्ट है क्या? कैसे एकदम से इतना जोर से भागा सुमित जी? नहीं जी, रिजल्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें जो 4-5 रीजंस मैंने दिए थे वो रीजंस को देखते हुए ये स्टॉक जैसे ब्रिगेड फटता है ना, वैसे ये फटना ही था, और जैसा नाम है वैसा इसने परफॉर्म किया है। अपने बोलने के 15 मिनट 20 मिनट शायद 15 मिनट हुए होंगे अनिल जी, और तो जिन्होंने भी लिया होगा 7 रुपए 8 रुपए तो वो प्योर इन द मनी है अभी सीएमपी पे। और जो रीजंस मैंने दिए थे उसके हिसाब से ये 200 टच करेगा ही करेगा, और 200 का लेवल ब्रेक होने के बाद 215 रुपए तक का मूव भी ब्रिगेड के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल इसके अंदर बने रहे। देखो 200 रुपए का लेवल टच कर रहा है अनिल जी। ओके, चलिए 200 रुपए का, लेकिन घंटों का काम मिनटों में चुटकियों में होता हुआ यहाँ पर आपके लिए ब्रिगेड एंटरप्राइजेज बहुत ही बेहतरीन एक्शन यहाँ पर सुमित जी की तरफ से। लेकिन आखिरी 1 घंटे में बहुत ही खामोश था, सुस्त कारोबार है। 12,100 के आसपास निफ्टी अटक गया, 26,250 26,350 की रेंज में बैंक निफ्टी अटक गया। न इधर जाना है न उधर जाना है, आखिरी आधे घंटे में किधर जाना है ये बड़ा सवाल है। थोड़ी देर में कैश का ऑप्शन देने के लिए जय ठक्कर भी जुड़ेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन इस बीच इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स 9% कम हुआ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स कम होना एक अच्छा संकेत है बाजार के लिए कि बाजार एक बड़ी इवेंट निकलने के बाद स्टेबल होने की कोशिश कर सकते हैं। ये आपके लिए
आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग है। कुछ और नतीजों पर हम आपके सामने अनुमान रखेंगे, बताएंगे कि किस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं अलग अलग कंपनियों के, और वो भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन इस बीच विक्स 9%, ये कम होना काफ़ी अच्छा संकेत है। आइए सिप्ला के हो गए रिजल्ट्स, अब देख लेते हैं ग्लेनमार्क के रिजल्ट्स, क्योंकि ग्लेनमार्क के रिजल्ट्स भी आने की तैयारी में कल। हमारे साथ देवांशी हैं। देवांशी बताइए, ग्लेनमार्क के भी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं? उम्मीद यही है, लेकिन आय पर नजर रहेगी, क्योंकि आप देखिए जो भारतीय कारोबार है यहाँ पे तो अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। फेविपिराविर इसकी अच्छी बिक्री होती हुई दिखी थी इस बार, और जितनी भी कोविड से रिलेटेड दवा है उनकी बिक्री इस बार काफी अच्छी होती हुई दिखी थी। लेकिन जो यूएस की सेल्स है, साथ ही जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो बिक्री है उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ इस बार आती हुई नहीं दिखेगी। तो आय मोटा मोटी फ्लैट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इनके जो कामकाजी मुनाफा है और मार्जिन है, इसमें इस बार बढ़त जरूर देखने मिल सकती है। अब देखिए इन कामकाजी खर्च उसमें इस बार कमी होती हुई दिखी, और इसके जो फायदा है वो कंपनी को मिलता हुआ जरूर देखने मिल सकता है। प्रोडक्ट मिक्स के चलते भी हम देखेंगे कि इनके जो मार्जिन है वो इस बार करीब 17.5% से लेकर 18% के बीच में रह सकते हैं, 16% से बढ़कर। और अगर मुनाफे की बात करें तो इस बार 6% तक की गिरावट देखने मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि जो मुनाफे का बेस था वो थोड़ा सा इस बार ज्यादा होता हुआ दिखा था। टैक्स के चलते हम देखेंगे कि इस बार आपको मुनाफा कम दिखेगा, लेकिन ओवरऑल जो नतीजे हैं वो अच्छे आते हुए दिखेंगे। मार्जिन पर फोकस करना होगा, और साथ ही जो आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, लॉन्चेस हैं, इस पर क्लियरली फोकस रहेगा कि किस तरह से। लेकिन ओवरऑल आय पर नजर रखें, यहाँ पे एकदम फ्लैट रह सकते हैं। भारतीय कारोबार से अच्छी ग्रोथ देखने का अनुमान है। तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क। और ग्लेनमार्क के रिजल्ट्स कैसे, रिजल्ट्स के पहले क्या ट्रेड होना चाहिए? श्रीकांत जी जरा देखिए चार्ट्स और बताइए, ग्लेनमार्क क्या कुछ ट्रेड किया जाए या जाने दे, छोड़ दें? अनिल जी वैसे काफी इंटरेस्टिंग चार्ट बना है। इनफैक्ट इसे मैं कवर करने वाला भी था, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा ट्रायंगल बना है, और उस ट्रायंगल में इसने कम से कम 1.5 महीने का वक्त निकाला है, और उस 1.5 महीने के वक्त के बाद का ये ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक वैसे देखिए फंड मैनेजर्स को पसंद नहीं है, लेकिन जो उसके पैटर्न है वो मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद ये स्टॉक वापस 550 या 560 के लेवल्स को छू सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड डेफिनेटली हम ग्लेनमार्क फार्मा पे बना सकते हैं। 505 के करीब का भी प्राइस है। जैसे कि रिजल्ट अभी पास में है, तो मैं ऑलवेज क्या करता हूँ कि जिस दिन रिजल्ट होते हैं उस दिन का जो लो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 495 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसे बाय करेंगे, और हम टारगेट्स रखेंगे इमीडिएट बेसिस पे 525 के, क्योंकि रिजल्ट भी है, और जो नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 550 रुपए के। ग्लेनमार्क के लिए आपके लिए राय, मजबूती के साथ अच्छे नतीजे आप आने की उम्मीद कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए इस बीच अरे सुमित जी एक काम करेंगे आप, एक काम करिए आप सुमित जी, आपका काम है ना, मैं दूसरे लोगों में बांट देता हूँ। देखिए अब हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, श्रीकांत जी भी हैं, इन सब में मैं आपका काम बांट देता हूँ। और जरा जय भी जुड़ने वाले, तो जरा आप सब लोग है ना एफएनओ के स्टॉक्स में जरा दिमाग लगाइए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए। मैं सुमित जी को कैश के स्टॉक्स में फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ। सुमित जी कहाँ इधर उधर चक्कर में पड़े हो? जरा ब्रिगेड देखिए 215 रुपये, माय गॉड। अरे आप वो कैश वाले चार्ट ढूंढो, ये बाकी सबके लिए मेरे पास बढ़िया बढ़िया एक्सपर्ट तगड़े हैं, दमदार हैं, चिंता मत करिए। ब्रिगेड गजब दौड़ लगाया, क्या टाइमली पकड़ा है, वाह मान गए, मजा आ गया। 200 215 दोनों टारगेट हिट, और 215 का टारगेट हिट करने में 15 मिनट नहीं लगे। ये है सैटेलाइट, ये है रॉकेट। ब्रिगेड लेकर आइए आपके सामने। इस वक्त क्या दाम है जरा एक बार देख लिया जाए। 206 207 अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखा। तो पहले तो बधाई स्वीकार करें सुमित जी, बताइए अब क्या करना है। और हाँ बताइए, जल्दी से बताइए क्या करना है। जी जी अनिल जी, जो 4 रीजंस दिए थे ये उसका कमाल है, और जी बिजनेस का कमाल है। अनिल जी क्लास मूव है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, 200 के ऊपर का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। 215 का वैसे टारगेट हिट हो चुका है, लेकिन जिस तरह से ब्रेकआउट है अभी और ऊपर जा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहिए और प्रॉफिट्स में राइड करते रहिए, बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ओके, ये है आपके लिए ब्रिगेड पर राय। पर गोदरेज कंज्यूमर पर नजर डालिए, क्योंकि इसके नतीजे आते हुए दिखे हैं। मुनाफा आया है 458 करोड़ रुपीस का, हमारा अनुमान था 456, तो बैंग ऑन टारगेट अनुमान के मुताबिक ही मुनाफा आते हुए दिखा है। आय है 2915,
2915 करोड़ की, हमारा अनुमान था 2890। तो अगेन एस्टिमेट के काफी क्लोज ही आपको आय आती हुई दिख रही है। तो आय और मुनाफा एग्जैक्टली अनुमान मुताबिक और अच्छी बढ़त देखी है। अगर आप आय में देखें तो 2630 करोड़ के मुकाबले आय आई है 2890 करोड़ रुपीस की। और इसके अलावा अगर आप देखें तो 456 करोड़ का जो मुनाफा आया है वो 458 का जो मुनाफा है वो 418 करोड़ के मुकाबले आया है। इनके कई सारे सेगमेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, जैसे कि सोप्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ 9 से 10% की, उसका इंतजार है इस समय। बट 11% की बढ़त आय में है। कुणाल जी, गोदरेज कंज्यूमर की चार्ट 1.5% ऊपर 685 के लेवल्स पर, क्या स्ट्रक्चर है सर? देखिए दीपांशु, जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस आज के डे हाई यानी कि 695 के आसपास है। 19 स्तरों से हम इसमें थोड़ा सा एक नीचे स्टॉक को आते हुए देख रहे हैं। जैसे ये 695 को इंट्राडे में पार करेगा, आपको इसमें 705 रुपए तक की एक रैली देखने को, 10 रुपए की एक रैली संभव है। तो 695 के ऊपर ही नई खरीद करनी चाहिए। जिनके पास पोजीशन है उन्हें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 682 का रखना चाहिए। 682 के नीचे लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड करने की राय रहेगी। ये है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर। नज़र रखें, जो वॉल्यूम ग्रोथ का जो इंतज़ार था वो 5% के करीब आती हुई दिख रही है। अगर मैं सही लेवल देख रहा हूँ, जो भारत की वॉल्यूम ग्रोथ है इंडिया प्रोडक्ट्स की, वो 5% की आती हुई दिख रही है। वो शायद अनुमान से थोड़ी कम है। एक ब्लेंडेड वॉल्यूम ग्रोथ का भी इंतजार करते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 5% की आई है इनकी तरफ से। तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है जहां तक वॉल्यूम्स का सवाल है गोदरेज के लिए। अनिल जी, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट वॉल्यूम्स की तरफ, बट वैसे अनुमान मुताबिक नतीजे दिख रहे हैं। थोड़ी डिटेल्स और आनी बाकी हैं सर। बिल्कुल दीप, लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ का शुरुआती आंकड़ा है सिर्फ 5% का, 5% की वॉल्यूम ग्रोथ तो फिर कम कही जाएगी, क्योंकि जिस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ दूसरी कंपनियों से आ रही, चाहे वो आपने HUL में देखी, चाहे आपने फिर FMCG में डाबर में देखी, उस लिहाज से तो गोदरेज की वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी कम मानी जाएगी अगर सिर्फ 5% की ग्रोथ है। अभी जो आंकड़ा है उसके हिसाब से इंडिया ब्रांडेड वॉल्यूम ग्रोथ 5% की आती हुई दिखी है। एक्सपेक्टेशन जो हमारी उम्मीद थी 8 से 10% की वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद थी, उसके मुकाबले में ये 5% की आई है। तो थोड़ी देर हम और डिटेल में ये डेटा देख लेते हैं कि किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े फाइनल निकल कर आते हैं। लेकिन जो पहले आंकड़े दिख रहे हैं वो वॉल्यूम ग्रोथ के थोड़े से आपको कमजोरी वाले नजर आएंगे। तो वॉल्यूम ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 5% डेफिनेटली कम है, हर एक लिहाज से कम है। 9 से 10% की वॉल्यूम ग्रोथ, 8 से 10% का हमारा अंदाजा था, उसके मुकाबले में सिर्फ 5% की वॉल्यूम ग्रोथ आई। तो गोदरेज ने वॉल्यूम ग्रोथ के मामले में निराश किया। आप देखिए स्टॉक तेजी से नीचे आता हुआ, ऊपर से आता हुआ दिख भी रहा है, और डेफिनेटली स्टॉक का रिएक्शन जो वॉल्यूम ग्रोथ पर होता हुआ दिख रहा है वो रीजनेबल है, सही भी है। जल्दी से एक स्टॉप लॉस तेजी की पोजीशन के लिए बताएं, और अगर एग्जिट करना है तो वो भी बताएं कुणाल जी, और शॉर्ट करना है तो वो भी बताएं। अरे जी देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि भाई देखिए इसमें एक ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। एक सपोर्ट था 682 का जो कि टूट चुका है। तो अब जो सपोर्ट है अनिल जी वो 660 रुपए के आसपास नजर आता है। तो और 12 रुपए की गिरावट की पूरी संभावना यहां पर नजर आ रही है। लेकिन मुझे लगता है अनिल जी थोड़ा पुलबैक आएगा। पुलबैक में बिकवाली करें, यानी कि 680 वापस आता है तो 680 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें 686 का, और नीचे 660 तक ये स्टॉक फिसल सकता है। तो उछाल में मेरी वाली किराए रहेगी। ठीक है, परफेक्ट। ये है आपके लिए गोदरेज में नीचे की तरफ के और टारगेट बन सकते हैं। और यहां पर देखिए आप धीरे धीरे और कमजोर होता हुआ स्टॉक का वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े कमजोर आते हुए दिख रहे हैं, और ये कमजोर वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े इस स्टॉक पर दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं। और यही वजह है कि हम लगातार इन नंबर्स को आपके सामने तुरंत रखते हैं। आइए, जय ठक्कर हमारे साथ हैं तैयार। वक्त है कैश का ऑप्शन। बताएं जय, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना है? सुबह हमने एक एट द मनी कॉल ऑप्शन दिया था 12,050 वाला। वहाँ से तो 60 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, वहाँ पे तो प्रॉफिट बुक कर ही लेना चाहिए। अब एक फ्रेश रिकमेंडेशन जो है निफ्टी पर अनिल जी वो है फिर से एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ही 12,100 का अनिल जी कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। बट नेक्स्ट सीरीज़ का अनिल जी, तो सुबह भी हमने नेक्स्ट सीरीज़ का ही दिया था, अभी भी नेक्स्ट सीरीज़ का ही दे रहा हूँ। करीब 138 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो इसको 138 पे खरीदना। अनिल जी IVs में हमें थोड़ा फॉल देखने मिला है।
अगर आप देखें तो मंथली आईवीज करीब 21-22 के आसपास थी, अभी 16-17 के आसपास हो गई। वीकली की आईवीज करीब 33-34 के आसपास थी, उस पर भी एक गिरावट हमें देखने मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अब मैं कंफर्टेबल काफ़ी हूँ जहाँ तक ये ऑप्शंस का सवाल है। इनफैक्ट हायर आईवीज में भी हमें प्रॉफिट हुआ ही है, बट अभी तो आईवीज में गिरावट आई है, तो कहीं ना कहीं कंफर्ट मिल रहा है। और सेकेंडली कि 12,000 के स्ट्राइक पर के पुट पर हमें अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होते हुए नजर आया, वीकली मंथली दोनों ही डेटा पर अगर मैं देख रहा हूँ तो। और 12,100 पर भी एक एडिशन हमें देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं पुट राइटर्स 12,100 पे ज़्यादा एक्टिव हो रहे कंपैरेटिवली। सो इसको इसीलिए एनर्जी खरीद कर चलना है 137-138 के आसपास जो हमने रिकमेंड किया है। अनिल जी, इसमें जो स्टॉप लॉस नीचे की ओर लगाना है दैट वुड बी 111 का स्टॉप लॉस लगाना है नीचे की तरफ। एंड पहला जो टारगेट ऊपर में बन रहा है दैट कम्स टू समवेयर अराउंड 179 एंड दूसरा टारगेट बन रहा है 194 का। सो नेट 179-194 ये दो टारगेट्स के लिए आप एट द मनी स्ट्राइक का 12,100 का 12 नवंबर की वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। ओके 179-194 के टारगेट्स के लिए निफ्टी 12,100 अगले हफ्ते की एक्सपायरी, ये आपको करनी है खरीदारी। एक और कॉल सुमित जी की तरफ से, बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताइए सुमित जी, अब क्या आइडेंटिफाई किया है? दीपांशु, बाय का स्टॉक आइडेंटिफाई किया है और स्टॉक भागने को तैयार है। स्टॉक का भाव चल रहा है 23 रुपीज 80 पैसा। स्टॉक का नाम है जीएमआर इंफ्रा। स्टॉक का नाम है जीएमआर इंफ्रा। इसके अंदर यहां से एक बहुत अच्छा मूव अब देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक जस्ट अभी रैली की शुरुआत कर रहा है। 24 रुपए वाला कॉल 90 पैसे 95 पैसे पे मिल रहा है। 24 रुपए वाला कॉल 90 पैसे 95 पैसे में मिल रहा है। इसको खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जीएमआर इंफ्रा में पिछले 7 से 9 दिनों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब इसने मोमेंटम पकड़ा है। ये स्टॉक यहां से बढ़ेगा और ऊपर में 25 रुपए से लेकर 28 रुपए तक का मूव दिखाएगा। मेरे को लगता है कि इस बारी इस रैली के अंदर 25 का टारगेट निकलते ही ये 28 रुपए तक का मूव तक जाना चाहिए। 23 रुपए इसका नीचे में सपोर्ट है, तो इस स्टॉक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 24 वाला कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी करे, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 60 पैसे का नीचे में लगाए, यानी अभी 90-95 पैसे में बाय करते हैं तो 60 पैसे पे स्टॉप लॉस लगाएं, 30 पैसा 35 पैसा नीचे, और ऊपर में टारगेट 2 रुपए से लेकर 2.5 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। जीएमआर इंफ्रा का 24 का कॉल खरीदारी कर सकते हैं, स्पॉट पे अभी बाय कर सकते हैं। 25 से 28 के टारगेट होंगे। ओके, ये है आपके लिए जीएमआर इंफ्रा, इस पर रखिए नजर। आइए जय ठक्कर के पास फिर से चलते हैं उनके जैकपॉट आइडिया के लिए। बताएं जय। दीपांशु, ये जो हमें इंडेक्स में ब्रेकआउट देखने मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक एक्सटेंडेड मूव है, एक्सटेंडेड मूव 5th वेव में चल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ विच मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टॉक्स सेक्टर्स जो परफॉर्म नहीं भी कर रहे थे उसमें भी हमें अच्छी तेजी देखने मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, वो 18,500 19,000 तक जा सकता है अभी यहाँ से। सो ये अगर आप देखें तो निफ्टी चल रहा था, बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस देखने मिल रहा था, आउट परफॉर्मेंस इनफैक्ट देखने मिल रहा था। ये सारे सेक्टर्स जो है जो लगार्ड्स थे, मिड कैप, स्मॉल कैप, पब्लिक सेक्टर, ये सब चल नहीं रहता। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें भी हमें दम देखने मिलेगा। तो उसी में से एक स्टॉक है कोल इंडिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोल इंडिया काफ़ी दिनों के बाद अब यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। इसके 120 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए, जो 3 रुपये 75 पैसे 3 रुपये 80 पैसे के आसपास चल रहा है। 120 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ऑलमोस्ट एट द मनी है। सो 3.75 3.85 के आसपास इसको आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको पोजिशनल बेसिस पे नीचे में डीप स्टॉप लॉस लगाना है 2 रुपये 40 पैसे पे। पहला टारगेट जो इसका बनकर आ रहा है वो है 5 रुपये 70 पैसे का। सेकंड टारगेट बन रहा है 7 रुपीज़ 20 पैसे। 5.70 एंड 7.20 ये दो टारगेट्स के लिए कोल इंडिया का 120 का कॉल खरीदना है। इनफैक्ट दीपांशु, इसके टारगेट्स तो मेरे काफ़ी बड़े हैं। 270 रुपये से लेकर ये स्टॉक में 109 रुपये तक की जो गिरावट देखने मिली है मंथली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो क्लियरली एक 5 वेव डिक्लाइन स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट 4th वेव में एक ट्रायंगल पैटर्न था, वहाँ पे हमने शॉर्ट की राय भी दी थी और वहाँ से गिरा। ये एक बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है। अगर किसी स्पॉट में लेना है दीप तो मैं कहूँगा 10 रुपये का स्टॉप लॉस ऊपर में लगभग 140-50 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। पता नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि निफ्टी PSE इंडेक्स जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इसमें बहुत ही बढ़िया उछाल हमें देखने मिलेगा कमिंग फॉरवर्ड। सो अंडर परफॉर्मेंस सेक्टर्स भी परफॉर्म करेंगे यहाँ से।
बिल्कुल, तो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स भी अब परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं और आज पीएसयू स्टॉक्स में तो बढ़िया तेजी भी बनती हुई दिख रही है फिलहाल। तो नजर रखिए, कोल इंडिया इस पर जय की खरीदारी की राय और अच्छा मूव आ सकता है। एक पीएसयू स्टॉक जिसमें एक बढ़िया मूव ऑलरेडी आ चुका है वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके भी नतीजों का इंतजार है। आशीष के पास चलते हैं और जान लेते हैं क्या है प्रीव्यू सेल के अर्निंग्स के लिए। बताएं आशीष। दीपांशु, नतीजे बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। करीब 8 तिमाहियों से इस कंपनी को मैं ट्रैक कर रहा हूं और अभी तक मैंने इतने बढ़िया नतीजे सेल की तरफ से आते हुए नहीं देखे। पिछले साल जो है कंपनी के करीब 343 करोड़ का घाटा दर्ज किया था, इस बार 698 करोड़ का जो है मुनाफा दर्ज करेगी। दरअसल अगर आप देखें तो तिमाही के दौरान मांग में भी बढ़िया रिवाइवल देखने को मिला है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़े और सबसे अच्छी बात यह कि कीमतें तीनों महीनों में लगातार हर बार कीमतें बढ़ी हैं। इसका असर आपको एबिटा मार्जिन और कंपनी के कामकाजी मुनाफे पर भी देखने को मिलेगा। एबिटा मार्जिन देखिए, हमारा अनुमान है लगभग 8% से बढ़कर 14.5% रहेंगे। कामकाजी मुनाफा जो है 1160 करोड़ से बढ़कर करीब 2740 करोड़ रहेगा और इनके एबिटा पर टन में भी देखिए तो करीब 70% का उछाल देखने को मिलेगा। 6261 रुपये एबिटा प्रति टन रहने का अनुमान है। आय में भी बढ़िया बढ़त देखने को मिली, करीब 18,937 करोड़ रहने का अनुमान है, जिसके चलते आप देखिए। और साथ ही साथ एक और बेनिफिट ये भी कि कोकिंग कोल की जो कीमतें हैं वो भी थोड़ी सी गिरी हैं, यानी जो इनका ऊर्जा खर्च है वो कम होता है, तो एक डबल बेनिफिट देखने को मिलेगा। मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपांशन है, नतीजे दमदार देखने को मिलेंगे। तो ये है सेल के दमदार नतीजों की उम्मीद। और जैसा कह रहे हैं आशीष कि इतने दमदार नतीजों का अनुमान पहले इन्होंने कभी बनाया नहीं, अब बनाया। तो आशीष ने इतने दमदार नतीजों का अनुमान बनाया और सुबह आज सुमित जी ने इसे बताया है, तो फिर स्टॉक में तो एक्शन आना था ही। लेकिन आशीष, कितनी तारीख है? आज है 5, राइट? और एक पूरी एक्सपायरी निकल गई वीकली, अभी तक आपने कुछ काम किया नहीं बैंक से बेनिफिट। अनिल जी अभी कर देते हैं, मैं तुरंत वही देख रहा था। इनफैक्ट सेल की सरप्राइजिंगली अगर आप मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखें तो 97.5% आ गए, 95% के ऊपर थोड़ी संभावना बनती है। तो सेल पहला स्टॉक ऐसा हो सकता है जो सीरीज में बैन में आते हुए नजर आएगा। वाह, देखिए, चलो अच्छा हो। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, जब आशीष अपने रिजल्ट का अनुमान लेकर आते हैं और रिसर्च लेकर आते हैं और डेटा निकालते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या अनुमान होता है, तो सिर्फ ऐसा नहीं, उतना ही काम करते हैं, बाकी एफएनओ के डेटा पर भी पूरी नज़र रखते हैं। देखिए, मैंने तो अंदाज से पूछा और इन्होंने तुरंत बोल भी दिया, देखिए सेल बैन में आने की भी तैयारी में और पूरी तरह से वो तैयार भी है। धन्यवाद आशीष। तो सेल पर तो राय सुमित जी आपको ही देनी पड़ेगी, आपका फेवरेट आज कमाल करता हुआ, बताएं। बिल्कुल अनिल जी, आज तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है सेल ने और अभी एकदम हाई पे टिका हुआ है। ये इसका बहुत बढ़िया पॉजिटिव साइन है स्टॉक का कि ये हाई पे टिक गया है। बैन में आता है तो देखना पड़ेगा, फिर हो सकता है शायद 2-3 दिन के लिए कंसोलिडेट हो जाए और जब बैन से खुले तब वापस भागे, लेकिन स्टॉक भागेगा अनिल जी। 40 रुपए का लेवल तोड़ते ही 44 से 45 रुपए तक के मूव देखने को मिलेंगे। जिन्होंने बाय किया है या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें या अगर बैन में आता है तो प्रॉफिट बुक करें और जब बैन से खुलेगा तो वापस बाय कीजिएगा, स्टॉक भागेगा। बिल्कुल, तो बैन में आने के बाद ये स्टॉक भागेगा भी, मजबूत भी होगा, ये है आपके लिए राय इस वक्त। तो बड़ा एक्शन आज आपके लिए होता हुआ दिख रहा है इन तमाम स्टॉक्स में। कुछ और स्टॉक्स जो बड़े मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, उनमें से एक है CESC वेंचर, कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी वेंचर। और आप लोगों को याद होगा, नहीं है तो बता दूं, मालामाल वीकली में हमने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था। कुछ समय पहले सेठी साहब ने भी इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, जहां तक मुझे याद है जैन साहब ने भी। जैन साहब, CESC वेंचर 11% मजबूत, 250 इस वक्त ट्रेड करता हुआ, राय दें आप अपनी। देखिए, नंबर्स सर्टेनली सही है और मालामाल वीकली में भी था और सेठी साहब को मैंने सुना। और ओवरऑल जिस तरीके के इसमें जो वेंचर्स जो कंपनीज में इन्वेस्टेड है, होल्डिंग कंपनी नेचर की है, तो मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा वो अभी भी होल्ड करके रखे, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है जब मार्केट्स ऐसे चलते हैं और मिड कैप स्मॉल कैप में जब रैली आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक और इस पर्टिकुलर ग्रुप की मुझे कंपनियां काफी अच्छी लगती है। और आज तो मैंने एक ग्रुप की रिलेटेड कंपनी RPG लाइफ साइंसेस भी सुबह दिया ही है, तो मेरे हिसाब से होल्ड करके रखे, अभी भी दमखम बाकी है कम से कम 275-80 के लेवल्स पे। ओके, CESC वेंचर्स नजर रखिए इस स्टॉक पर, इस पर बढ़िया रिएक्शन बाजार का आते हुए दिख रहा है। नज़र है कुछ और स्टॉक्स पर भी, अशोक लेलैंड उनमें से एक है। शानदार रैली ये स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है, भसीन साहब का कॉन्फिडेंस रहा है स्टॉक पर और ऑलमोस्ट डबल हो चुका है उनके रेकमेंडेड लेवल से। अब नतीजे क्या दिखाएंगे अशोक लेलैंड में, ये बनता है सवाल। तो जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताइए अशोक लेलैंड क्या है प्रीव्यू।
देखिए नतीजे तो कमजोर रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये तो जग जाहिर है कि 2 व्हीलर्स बिके हैं, 4 व्हीलर्स बिके हैं, लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री में दिक्कतें आई है। उस दिक्कतों का रिफ्लेक्शन जो है कंपनी के नंबर्स पर देखने मिलेगा। कुल वॉल्यूम्स हमें पता है कि 33% गिरे हैं। इसके अलावा कंपनी का जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो काफ़ी हद तक नेगेटिव है, जिसकी वजह से मार्जिन्स पे दबाव होगा। ब्याज पे जो खर्च है वो बढ़ने वाला है और अन्य आय जो है वो कम होने वाली है। तो इन सब के चलते कंपनी की जो रेवेन्यूज है उसमें करीब 28-29% के आसपास की गिरावट होगी। एबिटा 63% गिरेगा, 228 करोड़ से गिर के ये 85 करोड़ पे आएगा। और कंपनी के एबिटा मार्जिन 5.8% से गिर के करीब 3% के आसपास आने वाले हैं। और कंपनी इनफैक्ट नुकसान करने वाली है। अगर आप देखें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में करीब 40 करोड़ के आसपास का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। इस बार 94 करोड़ के आसपास का नुकसान कंपनी करने वाली है। तो हो सकता है कि आगे की ट्रेजेक्टरी थोड़ी अच्छी हो, लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन इस बार के नतीजे जो है वो तो कमजोर रहेंगे। इस बार के नतीजे उतने अच्छे नहीं रहने वाले हैं। स्टॉक पर हमने ऑलरेडी रनअप ले लिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स रीसेंट सेल्स काफ़ी बढ़िया रही हैं पूरे ऑटो सेक्टर के लिए, और हमने देखा है सीवी साइकिल में भी रिवाइवल के संकेत आ रहे हैं। बट जहां तक पिछली तिमाही के नतीजों का सवाल है, उतने मजबूत नहीं रहेंगे नतीजे। बट नंदलेस स्टॉक डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। 85 के लेवल्स पर आपको फिलहाल अशोक लेलैंड दिखेगा। जल्दी से बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए और जान लेते हैं आज क्लोजिंग से पहले फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स में तेजी बरकरार है, कोई बदलाव नहीं है। डाउ फ्यूचर्स 300 अंक ऊपर है और ये गेन्स होल्ड कर रहा है पिछले 1-1.5 घंटे से। नैस्डैक फ्यूचर्स में 2.5% की तेजी आ रही है, वहां पर गेन्स होल्ड कर रहा है। 12,000 के ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स हैं, 28,000 के ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है सर, तो वहां पर तेजी है। यूरोप के बाजार उतनी बड़ी तेजी नहीं है जितनी बाकी बाजारों में हुई है, बट आधे से 1% की बढ़त आप यहां पर भी देख रहे हैं फिलहाल सर। कच्चे तेल, जहां पर कल हमने देखा था कि एक बड़ा उछाल आया था, आज थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहा है। गोल्ड और सिल्वर, यहां पर अच्छी गेन्स है, स्पेशली सिल्वर जो 2.5% ऊपर है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव क्यूज बिल्डअप हो रही है मार्केट्स में। बताइए क्या करके जाना चाहिए सर। देखिए दीप, दिल कहता है तेजी करती कीजिए और दिमाग कहता है कि थोड़ा रुकिए। कश्मकश है, क्योंकि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन वॉलेटिलिटी की आशंका से इनकार आप नहीं कर सकते। आज देखिए बाजार अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। अभी भी देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा पता नहीं, नेक टू नेक एकदम वो सुपर ओवर टाइप वाला मामला चल रहा है। लेकिन मार्केट ठीक है ना, तो यही मार्केट अगर ऊपर नीचे होता है तो चिंता हो जाती है, बार बार वॉलेटिलिटी होती है तो चिंता होती है अरे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मार्केट की चाल आपको एक इवेंट को भुला रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इवेंट भूल जाएं और इवेंट नहीं होगी। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, ये पता नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आप बुलिश रहिए, पॉजिटिव रहिए, लेकिन सावधान रहिए। तो ओवरनाइट रिस्क इन लेवल पर जब बाजार डे हाई पर बंद हो रहा हो तो ले जाना थोड़ी सी रिस्की है, स्पेशली तेजी की तरफ। और या फिर अगर आप ले जा रहे हैं तो सामने हेज करके या ऊपर में आप ऑप्शन बेच कर जाएं तो ठीक है। तो मेरा ये समझना है कि अगर आपकी 12,100 के आसपास, देखिए मेरा टारगेट अब आगे जो बनेगा निफ्टी पे मैं बता देता हूँ, वो बनेगा 12,250 से लेकर 12,400 तक का, वो फाइनल टारगेट होगा। वहाँ तक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी का टारगेट थोड़ा और ऊपर का बनेगा, वो मैं एग्जैक्ट लेवल निकाल के आपको बताऊंगा, आज निकालता हूं मैं। लेकिन फिलहाल इमीडिएट जो टारगेट होता है वो 26,750 के आसपास का होता है। तो उतनी जगह तो है, लेकिन इस जगह में ओवरनाइट रिस्क भी बिल्कुल पूरी तरह से है कि कल को कोई किसी तरह का लीगल मैटर हो जाए चुनावों का लेकर, या कहीं कोई मामला फंसता हुआ दिखे, रिजल्ट आने में देरी हो, तो बाजार थोड़ा अपना रिएक्शन दे सकता है। तो मेरा ये समझना है कि आपके अच्छी तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बुक करके इंतजार कर सकते हैं करेक्शन का, और नहीं तो आप सामने ऊपर का एक एक कॉल बेच कर जाए। फ्रेश पोजीशन बनाने की राय मेरी नहीं होगी। जी दीप, बिल्कुल हेज करिए, फ्रेश पोजीशन मत बनाइए, ये आपके लिए सलाह है। वैसे मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है और ऊपर ले जाने के संकेत जरूर हैं, बट डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि इस समय मार्केट का रुझान थोड़ा, अगर आप चाहें तो कॉशियस रह सकते हैं, एटलीस्ट हेज तो। जी और दीप, ये जो फ्रेश पोजीशन बनाने की राय अभी के लिए, कल के लिए, जो पुरानी आपकी तेजी की पोजीशन है वो आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, या सामने ऊपर का एक कॉल बेच दें ताकि आपकी पोजीशन में आपकी थोड़ी हेजिंग हो जाए एक तरह से। समझिए 12,100 चल रहा है, आपने 12,200 या 12,300 का एक कॉल बेच दिया तो आपके लिए रिस्क हो गई थोड़ी सी कम। या फिर बैंक निफ्टी में आपने 26,500 या 27,000 का एक कॉल ऑप्शन बेच दिया आपकी तेजी की पोजीशन के सामने, तो आपकी रिस्क हो गई। तो रिस्क को थोड़ा सा मैनेज कर ले, क्योंकि मूव बड़े आ रहे हैं,
तो एकदम से आपको बड़ा मूव कभी भी किसी भी तरफ आता हुआ दिख सकता है। उस हिस्से आप, और अगर आपके रिस्क लेने की ताकत कम है तो प्रॉफिट बुक कर ले। कल अगर आपको फिर से मौका मिले तो फिर से एंट्री कीजिएगा, क्योंकि ओवरनाइट में उतार चढ़ाव होने की संभावना, और ये दोनों तरफ हो सकता है। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि आप 300 सवा 300 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर देख रहे हैं तो और ऊपर और ज़्यादा ना बढ़ पाएँ, और ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं और उल्टा भी हो सकता है। तो वो आपकी तैयारी रहनी चाहिए रिस्क के हिसाब से, बस इतना ही कहना है। जी दीप। बिल्कुल, तो रिस्क के हिसाब से आप रखिए, पर एक्शन भरपूर है मार्केट्स में। देखते हैं क्या होता है आने वाले कुछ घंटों में। यूएस में फिर से एक्शन पिकअप होगा इलेक्शंस को लेकर। आइए चलते हैं श्रीकांत जी के पास, उनके पास एक बीटीएसटी कॉल है। बताएं श्रीकांत जी। दिवांशु, मुझे लग रहा है कि जैसे कैश काउंटर में एक अच्छी तेजी बन रही है, मुझे लगता है कजारिया सिरेमिक्स हमें देखना चाहिए, जो 582 583 के करीब ट्रेड कर रहा है। और इसकी ब्यूटी ये है कि एक अपने एक फ्रीक्वेंट इंटरवल के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है और उसके बाद एक अच्छी तेजी दे रहा है। तो करंट लेवल्स इसके हैं कुछ 580-82 के लेवल्स हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 610 से लेकर 620 के लेवल्स को छू सकता है और करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है। बीटीएसटी के बेसिस पे भी बाय किया जा सकता है। हम स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 570 रुपए के, और टारगेट जैसे मैंने आपको बताया 620 से लेकर 630 रुपए के। ओके, कजारिया सिरेमिक्स, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। स्टॉक में एक्शन बढ़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सोमानी सिरेमिक्स के भी नतीजे आए थे और उस स्टॉक पर भी हमने रिएक्शन आते हुए देखा है। बिल्कुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी दीपांशु, फार्मा स्टॉक्स में अभी भी हमें काफ़ी एक्शन देखने मिल रहा है और कुछ ऐसे फार्मा स्टॉक्स है जिसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। उनमें से एक है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क में दीपांशु मैं कहूँगा कि एक बहुत ही बढ़िया डायमंड पैटर्न का ब्रेकआउट है। बहुत ही रेयर पैटर्न होता है, बट जब आता है बहुत ही अच्छा धमाका करता है। तो मैं कहूँगा इसका 520 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हम लेकर चल सकते हैं। आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है 21 पर मिल रहा है दीपांशु। और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस नीचे में जो लगाने का मैं रिकमेंड करूँगा 15 रुपये पे एग्जैक्ट। सो एक 21 पे लेना है, 15 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट बनता है 28 रुपये का, दूसरा टारगेट जो बन रहा है 31 का बन रहा है। दीपांशु मैं कहूँगा कि इसमें बहुत ही एक बढ़िया ये जो डायमंड पैटर्न है मैं कहूँगा बहुत ही रेयर है। इनफैक्ट ये ऐसा पैटर्न अगर देखने मिल रहा है तो इसका टारगेट ऊपर में 540 तक का बन रहा है। एंड आई थिंक अगर वो 540 होता है तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ही लगभग 20 रुपये तक हमें देखने मिलेगा। और जहाँ तक इसका मोमेंटम इंडिकेटर्स का सवाल है, लगभग 3-4 महीनों से हमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने मिला है सारे ही फार्मा स्टॉक्स में। और ये सारे ही फार्मा स्टॉक्स इतने बड़े कंसोलिडेशन में से अपना पूरा मोमेंटम जीरो करके रिवर्स हो रहे हैं और बाय क्रॉसओवर दे रहे हैं। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड बैट। और फ्रेश ब्रेकआउट आज ही के ट्रेडिंग सेशन में आया है विथ वॉल्यूम्स। कल भी वॉल्यूम्स देखने मिले थे, आज भी वॉल्यूम्स है, तो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है ये है आपके लिए प्राइस। डायमंड पैटर्न का नाम मैंने पहली बार कुणाल जी से सुना था। कुणाल जी, ये डायमंड पैटर्न बराबर है ना इसमें? जरा एक बार चेक कर लीजिए ग्लेनमार्क में। अनिल जी बिल्कुल है। देखिए अनिल जी, अगर जय कह रहे हैं तो है, तो बिल्कुल है। अनिल जी बिल्कुल पार्की है वो नगीनों के और हीरों के। और अनिल जी बिल्कुल डायमंड पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। मेरी भी नजर पड़ी अभी अनिल जी, बहुत ही कमाल का पैटर्न है और ब्रेकआउट भी बड़ा। अरे कुणाल जी, आप तो पैटर्न बताओ। कुणाल जी, अगर जय पे ऐसे ब्लाइंड फेस करना होता तो मैं भी कर लेता। ऐसा तो नहीं मुझे जय पे भरोसा नहीं है, मुझे पैटर्न चेक करना है। अनिल जी बिल्कुल चश्मा लगा के देख रहा हूं अनिल जी, ब्लाइंड फेथ नहीं है, चश्मा लगा के बिल्कुल मैंने चेक किया है और बिल्कुल पैटर्न बना हुआ है और बहुत शानदार ब्रेकआउट आया है। आप चिंता ना करें। आपके लिए इस वक्त ग्लेनमार्क फार्मा में डायमंड पैटर्न बनाए, नतीजों से ठीक पहले एक्शन भरपूर। दिन के हाई पॉइंट पर है, लेकिन एक और स्टॉक जो सबसे तेज दौड़ लगाता दिख रहा है बैंक्स में, और वो है इंडसइंड बैंक। जब से हमने खबर की कि अपने यूज व्हीकल फाइनेंशियल कारोबार को अलग करेगा, तब से स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा। माय गॉड, क्या भाग रहा है 700 के पार। ओहो, 638-640 रुपए के आसपास मुझे याद है 2 दिन पहले ये खबर की थी, और वहां से नॉन स्टॉप तेजी होती दिख रही है। जरा श्रीकांत जी राय दीजिए इंडसइंड बैंक पर। ये तो मतलब अलग ही धुन में चल रहा है।
बिल्कुल, इनफैक्ट इसकी जो पैटर्न बनी है उसमें हम इसे बोलते हैं कि राइजिंग रनिंग करेक्शन बोलते हैं इसको, कि जिसमें वो रनिंग पैटर्न में ही करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट करके और ऊपर के लेवल्स दिखा देता है। तो ऐसे पैटर्न्स सिमिलर पैटर्न्स मैं आपको बोल सकता हूँ कि मारुति में बने हैं, और शायद मारुति में भी हम ऐसी चाल देख सकते हैं। लेकिन जैसे अभी आपने पूछा मुझे, तो इंडसइंड बैंक मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट इसका हॉल्ट है वो 760 या 770 के रेंज में ही है। तो करंट लेवल से भी अगर लॉन्ग पोजीशन से उसे होल्ड करके रखें 760 770 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 700 रुपए का, क्योंकि 700 रुपए में काफी बड़ा एक ब्रेकआउट आया है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि मारुति पे भी ध्यान रखें फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, क्योंकि इसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। नजर रखिए ऑटो स्टॉक्स पर, दिग्गज ऑटो स्टॉक्स में एक्शन बन रहा है और मारुति 7000 के ऊपर आज पर। इंडसइंड बैंक जिसके बारे में अनिल जी अभी हाईलाइट कर रहे थे, टॉप गेनर आपका निफ्टी में अभी थोड़ी देर पहले फ्रेश मूव आती हुई देखी, 6% की तेजी के साथ इंडसइंड बैंक क्लोज हो रहा है। एसबीआई यहां पर लगातार 3 दिनों की तेजी 5.5% की बढ़त इसमें भी आपको आती हुई दिखी है। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों में ही बढ़िया एक्शन आज रहा, 4.5% ऊपर ये स्टॉक थे। आईटीसी इसने आज पार्टिसिपेट करा और डेफिनेटली निफ्टी के 200 पॉइंट से ज्यादा की रैली में इसका भी रोल आपने आते हुए दिखा है। अच्छी परफॉर्मेंस इससे भी दिखी, कल आएंगे नतीजे। एचयूएल में अच्छी खरीदारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 दिनों से ये भी बाजार को सहारा देते हुए दिख रहा है, यहां पर भी एक्शन भरपूर रहा। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, यहां पर आपने खरीदारी देखी। एचसीएल टेक्नोलॉजीज आज एक्शन में दिखा, और फिर सारे के सारे मेटल स्टॉक्स, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सभी में बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है आपने। सिर्फ 2 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हो रहे हैं और मामूली गिरावट के साथ 0.2% नीचे एचडीएफसी लाइफ और 0.5% नीचे हीरो मोटो। अनिल जी बाकी 48 निफ्टी मोटो अनिल जी बाकी 48 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते दिख रहे हैं सर। बिल्कुल बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर आज आपके लिए एक्शन होता हुआ दिख रहा है, तो तगड़ा एक्शन आपको आज भी नज़र आएगा। ओके, फाइनल जो क्लोजिंग होती हुई दिखी है वो क्लोजिंग काफ़ी मजबूती के साथ ही होती हुई दिख रही है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अच्छी तेज़ी के साथ बाजार यहाँ पर आपके लिए बंद होते हुए दिख रहे हैं। फाइनल क्लोजिंग आए उससे पहले मैं बता दूं आपको कि क्या कुछ खास है आज आपके लिए, लेकिन शाम को और कल की मस्ती की पाठशाला का टॉपिक भी मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आज आपकी खबर, आपका फ़ायदा शाम को 6 बजे के बजाय 5 बजे होगा, क्योंकि 6 बजे प्रधानमंत्री जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करेंगे, तो वो लाइव कवरेज आपके लिए होगा प्रधानमंत्री जी का, वो ज़रूर देखिएगा। वो दुनिया भर के ग्लोबल इन्वेस्टर से बात करेंगे और हिंदुस्तान के बारे में उन्हें जानकारी देंगे, और जो एक्शन सरकार ले रही है उस पर भी बताएंगे। लेकिन इसीलिए हम शाम 5 बजे कर रहे हैं आपकी खबर, आपका फ़ायदा। और आज का शो है कहर की तीसरी लहर। जी हाँ, कोरोना पर हम बात करेंगे देश के दिल्ली की, जहाँ कोरोना का संक्रमण फिर से नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है और 2 दिनों से लगातार रोज 6000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, और दिल्ली सरकार ये मान रही है कि कोरोना की अब तीसरी वेव दिल्ली में आ चुकी है। और सवाल ये है कि दिल्ली में तमाम तैयारियों के बावजूद ये तीसरी लहर आई कैसे? थर्ड वेव आने के बड़े कारण क्या है? ठंड है, लापरवाही है, या दिल्ली के अलावा और कहाँ खतरा है इस तरह की और लहर आने का, जहां पर आपको सावधानी रखनी चाहिए? तो ये है हमारा आज का विषय, कहर की तीसरी लहर। इसमें हमारे साथ होंगे 2 खास मेहमान, प्रोफेसर एन.के. गांगुली, डीजी आईसीएमआर, और डॉक्टर एम.सी. मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स के, जो बताएंगे क्या है वजह। बंसल जी, आप भी तो बता दो क्या वजह है दिल्ली में फिर से ये बड़ी जबरदस्त कोरोना की लहर आई है, क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए अनिल जी, एक तो बड़ी मात्रा में लोग बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा अनिल जी, मास्क भी लोग कम पहन रहे हैं, दिखते हैं। तो अनिल जी यही रीजन है, मतलब कि कई लोग ये मानते हैं कि उनको कोरोना नहीं हो सकता है। तो ये जो अनिल जी सोच है, यही सोच अनिल जी दिल्ली वालों पे भारी पड़ रही है। अच्छा, सब लोगों को मुझे लगता है बंसल जी से सीखना चाहिए सबको। बंसल जी हमारे इतने फिल्मों के शौकीन, कोई फ्राइडे ऐसा नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। कुणाल जी अगर उन्हें फ्री में टिकट दे दें, गिफ्ट कर दें तो ठीक, नहीं तो खुद के पैसे से भी पिक्चर देखने जाते हैं कभी कभी। उसके बावजूद कुणाल जी गिफ्ट देने को तैयार है, बंसल जी जाने को तैयार नहीं। ये बंसल जी से सीखना चाहिए कि किस तरह से कोरोना के काल में, देखिए बंसल जी एकदम घर पर बैठकर सेफ्टी के साथ, कि नहीं बाद में देखेंगे। और बंसल जी आप दिल्ली वालों को सिखाओ, ये मतलब इस तरह से तो मामला जो बढ़ रहा है, थर्ड वेव आ रही तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा सा एहतियात बरतें, सावधानी रखें और ये मामला न फैले, वो बहुत ज़रूरी है। आइए, लेकिन एक चीज़ जो है जो हमेशा फैलनी चाहिए,
जितनी फैले उतनी बढ़िया, जितनी संक्रमित हो उतना बढ़िया, और वो है मस्ती और मुस्कुराहट। जी हाँ, ये होने वाली है कल फिर से 3:30 बजे। आपके लिए होगा विशेष शो मस्ती की पाठशाला, और ये होगा दिवाली स्पेशल। और दिवाली स्पेशल में इस बार हमने है ना हमारे सभी एक्सपर्ट्स को बड़ा दिमाग लगाने को कहा है। अब आपको एक ऐसा शेयर ढूंढना है, वो शेयर किसी एनालिस्ट की पर्सनैलिटी से मैच खाता हो और किसी पटाखे की पर्सनैलिटी से मैच खाता हो। तो इसका मतलब ये कि आपको एनालिस्ट की पर्सनैलिटी को पटाखे से मैच करना है, पटाखे से शेयर को मैच करना है, शेयर को पटाखे से मैच करना है, पटाखे को एनालिस्ट से मैच करना है। समझ गए ना आप सब? तो ये सब तीनों को मैच करके एक शेयर निकालना है, ये मुश्किल काम है। बहुत लोगों के लिए आसान भी हो सकता है, सबके दिमाग में भी आ भी रहे होंगे। तो अपने विचारों के घोड़ों को लगाम दीजिए और ये शेयर ढूंढकर आप तैयार रखिए। कल मस्ती की पाठशाला इसी पर होगी 3:30 बजे, मिस मत कीजिएगा। सुमित जी अभी से सोच विचार में पड़ गए कि कौन सा दूं, किसको। सुमित जी आप ये जो 3 चीजें इसमें सोचनी है, एक शेयर, एक पटाखा और एक एक्सपर्ट। मैं आपसे फ्लो जानना चाहता हूं, आपके विचारों का फ्लो। आप सबसे पहले किसको सोच रहे हैं? पहले शेयर ढूंढ रहे हैं या पहले एनालिस्ट ढूंढ रहे हैं या पहले पटाखा ढूंढ रहे हैं? बताइए। अनिल जी बहुत डिफिकल्ट है तीनों चीजों को मैच करना, उसके बाद कोरिलेट करना, फिर लिंक निकालना, और अनिल जी पॉजिटिव रखना, तीनों चीजों को, मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क है अनिल जी, मतलब मानना पड़ेगा। बिल्कुल, आप थोड़ा आसानी से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, और ये फंडामेंटल एक्सपर्ट के लिए ज़्यादा आसान काम है कि तीनों चीज़ों को एक साथ देखना। लेकिन हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स और FNO एक्सपर्ट्स की कोशिश पूरी करेंगे। और एक और ख़ास बात, आशु मदान साहब कल नहीं है, तो मैंने इसलिए आप लोगों को विचारों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हैं, जो कि इस वक्त बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं कि आपके लिए विचारों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता और बढ़ती हुई नजर आ रही, वैसे तो है ही, लेकिन उनकी जगह एक खास मेहमान और कार्यक्रम में आ सकते हैं। फिंगर्स क्रॉस, कीप गेसिंग, कोई न कोई तो आएगा आशु जी की जगह। तो कौन होगा वो भी आपको हम बताएंगे कल ही, लेकिन जो भी होगा आपको बड़ा पसंद आएगा। तो ये है आपके लिए मस्ती की पाठशाला, कल दोपहर 3:30 बजे। आइए फाइनल क्लोजिंग बाजारों की आपके लिए मैं रख दूं आपके सामने। 12,120 ये है आपके लिए निफ्टी की क्लोजिंग। 26,313 ये है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। 541 पॉइंट ऊपर, 211 अंक ऊपर निफ्टी, और सेंसेक्स 724 अंकों के बड़े उछाल के साथ बंद होता हुआ आज के सेशन में। आप सभी से विदा लेने का वक्त है। जैन साहब शुक्रिया आपका, जय, श्रीकांत जी, सुमित जी, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज क्लोजिंग शो में हमारा साथ निभाने के लिए।